Namaste, good evening, everyone. Moshe was supposed to be here with me. He could not come because of some, unavoidable circumstances. तो shall we start? बहुत सारे नए फेसेस हैं, तो जो नए फेसेस हैं, जो लोग यहाँ पे नए हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं बी हब को हेड करता हूँ एज ए कम्युनिटी मैनेजर। तो दिस इज द सेकेंड सेशन ऑफ जनवरी, राइट? 2024 का ये सेकेंड सेशन है एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे एज वी हैव सुधांशु सर। तो मैं थोड़ा सा परिचय के बारे में बता दूंगा, देन आई विल hand him over the mic. So Sudhanshu sir, basically Sudhanshu Kumar Singh is born and brought up here in Bihar, and he's basically a company secretary with a law degree, and he also has a master's degree in physics. He has a rich experience of more than 2 decades in handling all legal matters, including matters involving arbitrations, matters relating to FEMA, settlement of various claims, drafting and inventing of various agreements, deeds, etc., including provident fund matters in legal domain. He has been part of core group of policy drafting on corporate social responsibility, CSR as we call it, audit of the CSR activities and all other aspects related to CSR, including FCRA. He also has compliance expertise in connection with corporate law applicable to listed as well as unlisted entities. Sudhanshu sir has also been involved in project finance, setting up manufacturing units, obtaining license from DGFT, and many more matters. He has been involved in drafting and implementation of employee stock option plan, preferential allotment, and has handled transactions for funding, including evaluations for various funding proposals for big tickets. So he has got a huge, expertise. बहुत लंबा चौड़ा है, very difficult for me. तो मेरे लिए लकी बात यह है कि आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। मैं जहाँ दिल्ली में जिस ट्रस्ट के साथ एसोसिएटेड हूँ, सो ही हैज बीन आवर मेंटर एंड एडवाइजर देयर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस हियर, क्योंकि एज अ स्टार्टअप वी फेस मेनी लीगल कॉम्प्लाइंसेस, लीगल हर्डल्स, लीगल चैलेंजेस, फाइनेंशियल कॉम्प्लाइंसेस बहुत सारे आते हैं। अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे बैठे हुए हैं जो बहुत परेशान हैं। उनके क्लाइंट्स ने जो है ऑर्डर दे करके माल मंगवा लिया, उसके बाद जो है सो पैसे देते वक्त जो है वो दोहरा रहे हैं। सो देयर आर मेनी स्मॉल और बिग, मेनी चैलेंजेस लाइक दिस। तो हम लोग सर से वही आज इसी सेशन के लिए बुलाया है। दो ये इतना बड़ा सेशन है कि एक पार्ट में नहीं हो सकता है, टू टेक मेनी सेशंस लाइक दिस टू कंप्लीट, बट इसको जितना इंटरेक्टिव बना सके। तो मैं चाहूंगा सर का पहले एक बार जोरदार तालियों से। तो गुड इवनिंग एवरीवन। राजीव ने एक्सपेक्टेशन काफी हाई सेट कर दी है, बट अब नए शहर में अच्छा लगता है कि कुछ व्हाट आई एम रेसिप्रोकेटिंग, इसलिए कि मेरी कर्म भूमि यही रही है, यहीं से मैं निकला। एंड हैविंग मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस विद बिग टिकट्स, राजीव ने जो बताया। तो I think starting with compliance, finance. So subject is so vast. We can have a series of lectures over there. But to start with, first we go to the scheme of compliances. क्योंकि जब तक स्कीम पकड़ में नहीं आएगा ना, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। So the basic thing is Article 19(1)(g) of our Constitution. सो वी ऑल नो कि जो बेसिक लॉ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, और बाकी साथ में जितने भी लॉज हैं, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, जितने भी एक्ट्स हैं, दे आर सबऑर्डिनेट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दिस केस हमारे पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट लॉ की बात है, वहां पर सिर्फ 19(1)(g) ही इतना वास्ट राइट देता है कि उसके बाद हमारे पास 10 अलमीरा बुक्स होते हैं उसके लिए। आर्टिकल में सिंपली एक सब आर्टिकल है वो 19(1)(g). So 19(1)(g) का बेसिक है कि every type of transaction it covers for your freedom and securing the livelihood. May it be services, may it be trading. So whatever business, जो भी आपको डिफाइन करना है आप डिफाइन कर सकते हैं उसको। अब उसके लिए, उस स्कीम के लिए जो हमारा जो लीगल सिस्टम है, so we can divide basically into 2 parts. First part is for non-corporates, second part is for corporates. Non-corporates में आपके सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, बाकी सारे मैटर्स आ जाते हैं। कॉर्पोरेट्स में फिर
स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनीज एक्ट, टैक्सेशन लॉज, इकोनॉमिक लॉज, बाकी सारी चीजें मैं बताऊंगा कि फिर कैसे। और मतलब आप सारे लोग जानकार हैं, आई एज्यूम की बेसिक चीजें, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, कुछ चीजों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मेरे से बहुत ज्यादा होंगी। तो अब हम आते हैं बेसिकली सिविल, क्रिमिनल एंड एवरीथिंग, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट लॉज। सो अगर मैं क्रिमिनल लॉ और बाकी इस चंक की बात करूं, फर्स्ट चंक की, जो कि कवर्स एट लार्ज एंड एज इंडिविजुअल इस अफेक्ट्स, कि आपको क्या क्या नहीं करना है। अगर आपने किया, यू विल बी पेनलाइज्ड, दैट इज सीआरपीसी, आईपीसी एंड एवरीथिंग इज देयर। ये आपको नहीं करना है एज इंडिविजुअल, ये आपका लिमिटेशन सेट करता है। सिंस कॉर्पोरेट लॉ इज देयर, सो कॉर्पोरेट इज अ फिक्टिशियस पर्सन, सामने कोई नहीं, इट एक्ट्स थ्रू इट्स एजेंट। तो वहां जो कहानी बनती है वहां है कि आपको क्या क्या करना है, अगर नहीं करोगे फिर देन यू विल बी पेनलाइज्ड। सो वहां पर आपको क्या करना है, कंपनीज एक्ट में आपको फाइलिंग करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और एलएलपी और व्हाटएवर में भी। उसके बाद एनुअल फाइलिंग करनी है, क्वार्टरली फाइलिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग्स होल्ड करने हैं टाइम टू टाइम। देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्लायंसेस, फर्स्ट इवेंचुअल, सेकंड पेरियोडिकल। दो ही टाइप की कंप्लायंसेस होती है हर कॉर्पोरेट मैटर में। उसके बाद एक थर्ड टाइप का कंप्लायंस आता है वहां पर, इकोनॉमिक लॉज। आप देखेंगे, because you have to do certain things, but you have to do certain thing with riders. Those are covered under economic laws. Like अगर मैं बात करूं एक्जिम पॉलिसीज, एक्जिम लॉज की बात करूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉज की कहानी हो गई, या फिर मैं कंपटीशन लॉज की बात करूं, मैं फेमा की बात करूं। सो ये सारी कहानी है कि जब आप करेंगे विथ सर्टेन डिफरेंट राइडर्स, आपको इस लॉ से बाहर नहीं जाना है। अब इसकी कहानी आती है कि अब आप दूसरे बार में, अब आप जब जाएंगे तो देयर आर सर्टेन रेगुलेटर्स। अब इनका लॉज को उन्होंने कर दिया, जब जब तक आप रेगुलेटर को नहीं जानेंगे ना, तब तक आप लोगों को कितना सीरियस लेते हैं। लाइक अब मैं, अभी बहुत शोर शराबा मचता है ना मीडिया में ईडी का। सो ईडी को कितने सेक्शन मिले हुए हैं, हैव यू स्टडीड एनीवन? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कितने सेक्शन मिले हुए हैं? सिंपली ईडी एक सेक्शन में ऑपरेट करता है पीएमएलए के, सेक्शन 3 ही उसको पूरा का पूरा राइट देता है। और बाकी लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है हाल में, सो दिस इज द बेसिक थिंग, जहां से कि आपको, कि अगर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हेन यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड अंडर सीआरपीसी और आईपीसी एंड यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोसिक्यूशन दोनों में है। बट आईपीसी कहता है कि टिल द टाइम you are convicted and prosecuted, you will be treated as innocent person. जब तक आपको सजा नहीं होती तब तक आप इनोसेंट ट्रीट किए जाते हो लॉ में। पीएमएलए कहता है कि आप पर ब्लेम लग गया, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। पीएमएलए ने आपके पूरे कॉर्पोरेट से लेके बाकी जो लीगल सिनेरियो है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। आईपीसी में लोग अंदर जाते हैं, सीआरपीसी में अंदर जाते हैं, बाकी सारे केसेस में अंदर जाते हैं, सबकी जमानत हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल उठा के दिखा दीजिए पीएमएलए में अंदर गया और फिर निकल के बाहर आया है। आप यू कैन स्कैन अभी तक, इसलिए कि पीएमएलए में जितने भी केसेस आते हैं वो हाईलाइट हो ही जाते हैं मीडिया में आज में तक। तो उसमें से एक भी नहीं होता, इसलिए कि अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूं कि आपने किसी पर्सन पर ब्लेम लगा के उसको अंदर डाल दिया, अब बोल रहे हो कि आगे साबित करोगे इनोसेंट है, वही पे थे। सो अभी उसमें चेंज की जरूरत है, बट हम उतने बड़े प्लेयर नहीं कि हमारे लिए लॉ चेंज होगा। सो वी शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन और स्कीम ऑफ द एक्ट क्या है। सो हु आर द रेगुलेटर्स?
अब देखेंगे कि जैसे कि फेमा है, फेमा कहाँ कहाँ ट्रेड करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जहां भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, इधर आप पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, प्रॉपर्टी वहां से यहाँ कोई एक्वायर करता है, यहाँ से वहां कोई बाहर एक्वायर करता है, वहां फेमा अप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपके पास पैसे आते हैं आइदर इन कैपिटल, डेट और इक्विटी, फेमा इज इक्वली एप्लीकेबल। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, इनका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। बट आरबीआई के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन है? अगर आरबीआई से रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो आरबीआई के पास इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन है? वो सीधा सीधा ईडी है। अगर आरबीआई से कोई मैटर रिजॉल्व अगर नहीं होता, वो सीधा सीधा दूसरे को नहीं पकड़ा, तो इसलिए उसके पास दूसरा कोई है ही नहीं। एक स्टेप पकड़े, बैंक से आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक ने कुछ नोटिस इशू किया, वो आरबीआई के पास पहुंचा, आरबीआई ने आपको इशू किया, मैक्सिमम जाएगा डीआरआई के पास जाएगा, और उसके बाद आरबीआई ने सीधा उठा के ईडी को, इसलिए कि दूसरी कोई एजेंसी ही नहीं है। सो टिल द टाइम, मैं कंप्लायंस की स्कीम की बात कर रहा हूं। सो कमिंग टू द स्कीम ऑफ कंप्लायंस, सो फर्स्ट थिंग कि एक जो नॉर्मल कंप्लायंस है, एज कॉमन मैन यू हैव टू बी अलर्ट, आईपीसी सीआरपीसी जहां भी लगता है वो लगता है। एज कॉर्पोरेट पर्सन यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। वहां अलग अलग एजेंसीज हैं, मैं उसको बाद में आऊंगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट जो होता है कंप्लायंसेस में, वो नो वन केयर्स, हार्डली, बहुत कम लोग होते हैं जो कि केयर करते हैं उसमें, वो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्लायंसेस। शायद आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे, आपने ना कभी चेकलिस्ट बनाते होंगे, ना कभी आप दोबारा पढ़ते होंगे कि इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस कौन कौन से हैं। सो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये बैंक फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज किसने किसने ले रखी है? किसी ले रखी है आप लोगों में? लाइक ओडी, सीसी लिमिट, सीसी है। सो आपने वो पढ़ा, वो जो टर्म्स हैं? वो सेवल भी नहीं ना, वो टाइम भी नहीं। सॉरी, नहीं नहीं, कभी आपने वो जो इतना मोटा जो डॉक्यूमेंट होता है नहीं पढ़ा ना? अब मैं पहले की सिनेरियो और बाद की सिनेरियो में फर्क करता हूँ आपको। सो 20 years back, so I have been working with NDTV, CNN, IBN, and so many other your big corporates. तो पहले की कहानी होती थी कि उन्होंने टर्म्स दे दिए हैं, यू हैव टू कंप्लाई दिस, आपको मंथली रिपोर्ट देनी है, क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है, ठीक है, फोर्टनाइटली रिपोर्ट देनी है, आपको देनी है। पहले की कहानी होती थी कि बैंक उसके पहले इशू करता था, आपने नहीं दिया दे दो, फिर फोन आएगा आपको, मैं प्रैक्टिकल बातों की कर रहा हूँ। अब वो कुछ नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। आप पढ़ोगे ना, उसमें लगेगा कि अगर आपने क्वार्टरली नहीं दिया, X% ऑफ इंटरेस्ट आपके एडिशनल चार्ज बन जाएगा, ये काम नहीं किया तो Y% बनेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0.15% से लेके 0.65% तक पेनल इंटरेस्ट वो प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर आपने वो टाइम पर सबमिट नहीं किए तो उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली, तो आप खुश हो कि मेरे को 9% पर मिला है, और जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 16% पर आपको ऊपर रहा है फंड। सो नो वन केयर्स। शायद जितने लोग लेते भी हैं, अगर मैं मिड साइज कॉर्पोरेट की बात करूं, तो कोई भी अपने अकाउंट की ऑडिट नहीं कराता बैंक के। दोबारा कोई पड़ता नहीं कि अगर आपने मेरे को एक्स अमाउंट प्रिंसिपल हमने रिपे किया और एक्स अमाउंट इंटरेस्ट रिपे किया, तो आप काइंडली लेट मी गो थ्रू कि हमारा इंटरेस्ट कितना बना है, और बना अगर तो कैसे बना। सो यहाँ मेजर लैप्स होता है कि आपको एडवांस में चपत लग जाती है। कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस आप देखते ही नहीं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की कहानी में आता हूं। अब मैं इकोनॉमिक लॉज और फिर तो कहां से शुरू करूं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फिनांस एंड लॉ गो टुगेदर। सर स्टार्ट से
This is a question that हाँ what are the compliance issues arising in the industry today? हाँ हाँ Is it not onus lying on the CAs who is assigned to take care of all the compliance part directly? Because 90% condition has been seen that nowadays CA try to escape from letting the people know the facts, हम्म, and what to do and what not to do. हम्म। That lead to this kind of non-compliance issues arising today. ओके सो पहली बात, कंपनी किसकी है? Yeah, it's my- आपकी। हाँ। कंप्लाई करने का ऑब्लिगेशन कितनी? आपकी। आपकी मतलब हमारी, हाँ, ये ठीक है। सो एक्चुअली आपने सीएस एडवोकेट या इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके कभी रोल को डिफाइन करने की कोशिश करी है कि उनका रोल क्या है? आप एक सीए और एक ऑडिटर में फर्क नहीं कर पाते हो, राइट? आप अपॉइंट करते हैं स्टैट्यूटरीली, अपने बैलेंस शीट पर एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। सो ऑडिटर इज अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कि आपने जो किया है ना, आपने चोरी तो नहीं किया है ना। सो ही इज द पुलिसमैन फॉर योर अकाउंट्स। आप वही वो कहानी होती है ना कि आप पढ़ते हैं नहीं, हम में से कोई पढ़ता नहीं कि वो सीए ने लिखा क्या है। वो आप कहते हो कि ये फॉर्मेट होता है सीए का, ऑडिटर्स रिपोर्ट का, और उसने इतना प्रिंट आउट निकाला। वो जो पूरा का पूरा प्रिंट आउट होता है ना, वो पूरा डिस्क्लेमर होता है कि हम जो कर रहे हैं ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम सिंपली एन ऑडिटर और आई एम रिलाइंग अपॉन द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय यू। सो एनी लैप्स इन दोज डॉक्यूमेंट्स, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप क्या करते हो या मैं क्या करता हूं कि हमने चोर सिपाही दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को दे दी। और चोर सिपाही की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक आदमी को दे दी, तो भागने का रास्ता बताता है और अपने भागने का रास्ता भी खोज लेता है वो। और आपको मिलता है, बचता है फ्यू रुपीज। और अगर कहीं से प्रोसीडिंग शुरू हो गई डिपार्टमेंट की, तो फिर वो पीछे से आपके पीछे नोटिस लेके भी पहुंच जाता है कि सर वो जो अकाउंट हमने फाइल किया था ना, उसमें ये डेफिशिएंसीज हैं, अब उसको मैनेज करना है। सो वो आपको सीए के और ऑडिटर के डेफिनेशन को ठीक से समझना पड़ेगा कि अगर आपने किसी को ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, ही कांट बी योर अकाउंटेंट। कि सिंपली आप फंड नहीं दे सकते, बिकॉज लीगल कंप्लायंसेस वाले प्रोफेशनल्स को दे आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मैं ऑनेस्टली पूछूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जो भी कंपनी बनाने जाता है, आप एक ऑफिस खोलने का आप 15,000 से 20,000 रुपया एस्टिमेट रखते हैं कि इस पर यहाँ पर एक ऑफिस होगा, 50,000 रुपये का मेरे पास कंप्यूटर होगा, ठीक, 12,000 से 15,000 रुपये का एक पीएन होगा, ठीक। आपने ये नहीं बताया कि 5,000 रुपये का मेरे पास एक एडवोकेट या एक अलग से अकाउंटेंट होगा जो कि मेरे कंप्लायंसेस को देखे। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, जो कि परसेप्शन आपके दिमाग में जाता है और वहां से वो आपकी आदत आ जाती है। और वंस दिस इज इन योर हैबिट्स, आप तब तक नहीं जगते जब तक कोई बड़ा बम फूट के आपके सिर पर नहीं गिरता। और शायद मैं 99% लोगों की मैं बात करूं बिहार में, कि अगर एक नोटिस आ जाए तो नोटिस आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट के बजाय छोड़ के आप सीए साहब के यहाँ दौड़ते हो कि सर ये नोटिस आया, आप देखो तो आपके यहाँ फाइल में पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। सो सीए और ऑडिटर में थोड़ा सा आप फर्क करना सीखिए। आप हर साल रिटर्न में देते हो,
वो आपसे रिटर्न लेता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर आप कैसे बता सकते हो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो? ऑडिट के लास्ट में या जितने भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं सब पर सिग्नेचर होता है आपका फाइनली, पूरी फाइल पर। राइट, सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? Protecting the ownership. सर, आई एम टेकिंग द ओनर्स Yeah. of those documents and those documents are authentic in my view. आप ब्लेम नहीं कर सकते, आपका बिजनेस है, वो आपको समझना पड़ेगा। कंप्लायंस को मैं अपना बिजनेस नहीं बढ़ा रहा हूं कि मैं वो बता रहा हूं कि आप लीगल को रखो साथ में, बिकॉज जब तक आप कंप्लायंस को अपने बिजनेस का पार्ट नहीं मानेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, तब तक वो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं से जाके, अब देखिए ना, जैसे फंड लेने जा रहे हैं आप, ठीक है, बिहार सरकार की फंडिंग आ जाती है कि मुझे नहीं पता, आ जाती है, ठीक है। अगर एक आउटसाइड इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, वो पहला काम वही करता है कि आपकी ड्यू डिलिजेंस करता है। सो हाउ मेनी ऑफ अस इज प्रिपेयर फॉर ड्यू डिलिजेंस? सबके पास अपनी अपनी कंपनी होगी साल भर 2 साल से। अब मैं पूछूं कि पिछले 2 साल का मिनट्स मेरे को निकाल कर दे दो, बोर्ड मिनट्स, नहीं होगा। नहीं। आपने बैंक फैसिलिटी ले रखी है, बैंक मांगता होगा तो फिर आपने रिजोल्यूशन दे दिया निकाल के, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। बैंक मांगता है कि रिजोल्यूशन दे दो, हूसोएवर इज आस्किंग फॉर द रिजोल्यूशन। आप जीएसटी के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो रिजोल्यूशन मांगता है। Tracking कि- resolution. नहीं नहीं, कोई भी, आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं भी बाहर जाते हैं तो हूसोएवर इज साइनिंग, वो एक रिजोल्यूशन लेता है कि दिस पर्सन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डू सो एंड सो थिंग्स, राइट। और अगर मैं उसके भी पहले जाऊं, मोटे मोटे लाइन में हम लिखते हैं ऊपर से, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी of the extract of the minutes of the board of directors held on so and so date, right? So certified true copy का मतलब क्या हुआ? So there is some record, एक ओरिजिनल रिकॉर्ड है, वहां से हम एक ट्रू कॉपी निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्ट की जिसकी की आपको जरूरत है, और वो मैं साइन करके दे रहा हूं कि दिस डॉक्यूमेंट इज पार्ट ऑफ दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा मैं बंडल आपको नहीं दे सकता। और इवन हम में से कोई भी वो बैकवर्ड कैलकुलेशन करने की भी कोशिश नहीं करता कि ठीक है आज रिजोल्यूशन तो दे दिया, कम से कम उसको हम मिनट्स में रिकॉर्ड कर लें, बिकॉज एट डिफरेंट लेवल्स कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस या एलएलपी कंप्लायंसेस द डे इट इज इनकॉर्पोरेटेड वो अप्लीकेबल हो जाता है, राइट। अब अगर आपको कंपनीज के डिसीजंस लेने हैं, इट इज ओनली थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग के लिए देयर आर सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, कि आपको 7 डेज की नोटिस देनी है। शॉर्टर नोटिस पर हो सकता है, बट देयर मस्ट बी कंसेंट टू ऑल द डायरेक्टर्स। तो शॉर्टर नोटिस पर अगर आपने बोर्ड मीटिंग कर ली, जैसे कि आज आपसे मांगा और आज आपने क्या किया कि आज की मीटिंग दिखा दी, वही कहते हैं ना, मीटिंग दिखा दो। मीटिंग कब का दिखाना है? करना नहीं है, दिखाना है मुझे, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि अगर सिंपली अगर 2 डायरेक्टर हैं, जितने रेजोल्यूशन आप बांट चुके हो, शायद दोनों डायरेक्टर बैठ के डिसाइड करें ना, तो शायद आधे पर आप लोग डिसएग्री हो जाएंगे। तो दिस इज द एसेंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉज। मतलब जिन्होंने भी फोर फादर्स ने भी जिन्होंने डिजाइन किया है कंपनीज एक्ट, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ डिजाइन किया है कि यू हैव टू टेक डिसीजन, 7 डेज का नोटिस दो, 7 डेज के बाद मीटिंग है, यू हैव टू डिफाइन ऑल द एजेंडा
कि कौन कौन से एजेंडा, अगर मैं बोलूं कि बैंक से लोन लेना है, बाकी सारी चीजें लेनी है, और हमने नोटिस भेजा, सपोज कि 3 या 4 डायरेक्टर, हमने सबको नोटिस भेज दिया, 3 वैसे ही डिसएग्री करेंगे कि इसका गारंटर कौन बनेगा। तो ये है कि बैक ऑफ द माइंड लॉ ये कहता है कि सफिशिएंट टाइम दो उनको सोचने के लिए बिफोर टेकिंग द डिसीजंस। देन प्रॉपरली कन्वेंड बोर्ड मीटिंग में राइटली हेड एंड प्रॉपरली कन्वेंड बोर्ड मीटिंग, एक वर्ड आता है टर्मिनोलॉजी। प्रॉपरली कन्वेंड का मतलब क्या हो गया? पूरी तरह से सहमति। नहीं, सहमति नहीं, प्रॉपरली कन्वेंट का मतलब कि आपने जो नोटिस दी है दैट इज अ प्रॉपर नोटिस, एजेंडा को आपने डिफाइन किया है, और इन केस अगर उस एजेंडा से रिलेटेड अगर कोई पेपर्स हैं वहां पर जो कि होने चाहिए डायरेक्टर्स के पेरूजल के लिए, दे मस्ट बी अटैच्ड विद द नोटिस, दोज पेपर्स। अब शायद हम 2 लोग भी हो ना, 1 सप्ताह पहले पेपर आप दे दीजिए और 1 सप्ताह के बाद हम शायद 2 लोग बैठ हों, तो अगर 10 चीजों पर डिसाइड करना है ना, 4-5 पर तो हम डिसएग्री कर ही जाएंगे। जहाँ तो Like we have 4 partners, Hmm. 4 directors. राइट, One director just left the company without notice. What actions are we taking? राइट, If we just briefs. How he is taking the money and. सो आई होप कि अगर मैं आपको सजेशन दूं तो उसको मॉडिफाइड इंटेंट से यूज नहीं करोगे, राइट? बचा। सो फर्स्ट थिंग, देयर आर board of directors, so minimum there should be 4 meetings in a year, right? 4 meetings में per quarter 1 मीटिंग, 2 मीटिंग के बीच का गैप 4 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो कंपनी जब प्रिस्क्राइब करता है। ओ सॉरी, मैं बार बार ऑफ कर दे रहा हूँ। होप कि वहां तक मेरी आवाज पहुंच जा रही होगी फिर भी बिना माइक के भी। सर, उन लोगों जो ऑनलाइन होंगे ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उनको ओके नहीं ओके जाएगा। ओके, सॉरी, राइट। सो बीच मिस कर गया। सो देयर 4 मीटिंग्स। अब इस बीच में अगर कोई भी डायरेक्टर 3 मीटिंग से एब्सेंट होता है विदाउट एनी नोटिस, सो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि वो बाहर जाएगा या आप उसको बाहर गया हुआ मान लेंगे, राइट? सो देयर आर 2 टाइप्स of resignation from the board. One thing, there are 2 types of directors. One director is like one type of director is like whole-time director, managing director, उस कैटेगरी में आ जाता है। Second director is normal director. So managing director में वो होता है जिसको कि आप कुछ स्पेशल राइट असाइन करते हैं, जो एज नॉर्मल डायरेक्टर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो राइट्स आप एक्सरसाइज करने के लिए उसको स्पेशल पावर देते हैं by the resolution of board of directors or by the shareholders or by any other board. तो बोर्ड उस डायरेक्टर को अगर जाना है, he will properly resign to the board of directors, और बोर्ड को एक्सेप्ट करना होगा because you have been given certain rights. तो जब तक आप बोर्ड को आगे बताएंगे नहीं कि आपको जो राइट दिया गया है वहां पर आपने कितना एक्सरसाइज किया है, कितना यूज किया उस राइट का और कितना मिस यूज किया है, कहाँ सिग्नेचर किए हुए हैं, सो दैट डायरेक्टर कांट गो जब तक कि बोर्ड उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। इन केस ऑफ एनी अदर डायरेक्टर जिसके पास कोई राइट नहीं है, नॉर्मल डायरेक्टर है, सो ही कैन रिजाइन बाय द वर्ड ऑफ माउथ। वो सिंपली उसने बोला कि मैं जा रहा हूं, वर्बली भी उसने बोल दिया, तो एज पर लॉ वो माना जाता है कि वो चला गया। वर्बल रिकॉर्ड्स नहीं होते, बट वर्बल रिकॉर्ड वो किसी को बताएगा ना, तो वर्बल आप, मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, आप तो बोर्ड पर हो ना, तो आप तो रिकॉर्ड पर लगे आप उसको कि दिस पर्सन हैज कन्वेड हिज रेजिग्नेशन वर्बली एंड सो डेट, राइट? उसकी कंफर्मेशन तो लोगे। वर्बल का मतलब ऐसा नहीं कि मैं किया और चल दिए,
और भी बहुत सारे राइट्स लाइबिलिटीज होंगे उसके, मतलब दिस यूनिक, केस टू केस बेसिस पर हर केस यूनिक होता है। तो अगर उसने वर्बली बोला, आप उससे कंफर्मेशन तो लेंगे रिटर्न पर। If he resigns the company, then the share will go to him or share will. देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू सेपरेट थिंग्स, दोनों क्लब में कीजिए। unless prescribed under the articles of association, so minimum holding of shares is optional। अगर आर्टिकल में प्रेस्क्राइब्ड है कि टू क्वालिफाई एज ए डायरेक्टर यू हैव टू हैव सर्टेन शेयर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने प्रोविजन डाला हुआ है, तो वहां पर दैट ही हैज टू होल्ड सर्टेन शेयर्स, 500 200 100 जितने भी शेयर्स चाहिए उसको आर्टिकल्स में डाला हुआ है आपने, वो शेयर होंगे उसके पास, अनलेस ही कांट बी क्वालिफाइड एज ए डायरेक्टर। सो शेयर होल्डर इज डिफरेंट, डायरेक्टर इज डिफरेंट। ऑल द डायरेक्टर्स did not hold shares in the company. So as director, he has different rights and liabilities. As shareholders, he has different rights and liabilities. So वो उसके जो शेयर्स ट्रांसफर होंगे as per the rules prescribed under the law for the shareholders. शेयरहोल्डर के शेयर जैसे ट्रांसफर होते हैं ना, अगर वो नहीं करना चाह रहा है शेयर होल्डर ट्रांसफर, नहीं करेगा। सपोज कि मैं किसी बोर्ड पर भी हूं, प्रोमोटर भी हूं और मैं बाहर निकल रहा हूं, अब वो मेरी मर्जी है कि मैं वो शेयर रखूं या ट्रांसफर करूं। अब उसमें एक कहानी आती है, आप लोगों ने सुना होगा ना नाम, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट और ज्वाइंट वेंचर शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, जेवीएसए, राइट। सो जेवीएसए होता है कि सबसे पहले अगर आप 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव ए ज्वाइंट वेंचर शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट बिफोर ड्राफ्टिंग द योर मेमोरेंडम आर्टिकल्स, MON AOA। हाँ, ये हम ऐसे एडवाइज करते हैं हम कि उसके पहले आप आपस में एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लीजिए, बिकॉज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का एक बड़ा ही डिफरेंट स्कोप होता है और लिमिटेड स्कोप होता है। एक सुप्रीम कोर्ट का काफी पुराना डिसीजन भी है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि इन केस ऑफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड ज्वाइंट वेंचर शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट entered prior to the incorporation of the company, JVSA shall prevail। उस कंडीशन में आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को सुपरसीड कर जाएगा ज्वाइंट वेंचर शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट। अगर सपोज कि हम 4 ने एक ज्वाइंट वेंचर शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हमने साइन कर दिया, अब मैं बात करूं कि इनकॉर्पोरेशन में 1 या 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, Like OPC company, only 2, सो ओपीसी कंपनी तो फिर आप ही हो मालिक। one. हाँ, प्रोप्राइटरशिप को आपने एक अलग से जैकेट पहना दिया, ओपीसी, राइट, कॉर्पोरेटाइज कर दिया कि उसका नाम अलग हो गया, राइट। बट इस केस में LLP. हाँ, अगर नहीं एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर हमने जेवीएसए साइन किया, 4 लोगों ने, सपोज कि 6 लोगों ने साइन किया, 7 पीपल ने साइन किया, अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूं, तो अब 7 पीपल ने जेवीएसए किया, जरूरी नहीं है कि इनकॉर्पोरेट में 7 ऑल द 7 विल बी देयर, 7 पीपल, जो ड्राफ्टिंग हो रही हो या फिर बाकी सारी चीजें हो रही हो। अब आपने, कोई होशियार आदमी ने उसमें से मेमोरेंडम में से कुछ गायब कर दिया या आर्टिकल्स में से कुछ गायब कर दिया, जो कि डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, उसको कैसे बताओ? So usually there is an assumption in law कि JVSA prevails the memorandum and articles of association, वो सुपरसीड करेगा। ये सर, और कुछ आपका रितेश? हाँ, मैं इसी के लिए मेक इट डायरेक्ट, मतलब जितना आप सवाल पूछोगे ना, बिकॉज हमारा यही है कि हर्डल्स क्या है। मैं कंप्लायंसेस तो आप सारे जानते ही होंगे, सबके टच में कोई ना कोई सीए होगा या फिर प्रोफेशनल्स होंगे। हर्डल्स क्या है इसमें, मैं वो इसीलिए मैं स्कीम बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि लॉ समझने से ज्यादा जरूरी है ना आप उसके रेगुलेटर को समझो कि डंडा लेके फिर कौन आएगा, दरवाजा मेरा कौन नॉक करने आ रहा है, ईडी आने वाली है या पुलिस वाले आने वाले हैं, देन वी विल मोर अलर्ट कि हमें कौन सी कंप्लायंस करनी चाहिए। ये सर जी। There is a law for the check bonds. हाँ 138 की बात राइट। So business is Hello, sir. सॉरी so with subscription model. So we will have like thousands of customers. They will be joining members through check or by bank transfer. Yeah. So we will have their amount in advance. They will provide a service to. So they may like the service, they may not like the service. So they can ask for a refund. राइट And sometimes they will remove the amount from the bank and. So that scenarios will come in numerous, like 100 or 1,000 can be a check bounce. राइट Because the customers, if they don't like the service, they will withdraw the amount check bounce. राइट। So how many cases we can actually do for each customer we will do or like So again, you have to understand the scheme of law, NI Act. Negotiable Instrument Act की आप बात कर रहे हैं, आपको स्कीम समझना पड़ेगा। we have the policy like in 10 days if you don't So like, we will your refund the money. so your policy can't prevail the statute framed by Government of India. हर एग्रीमेंट बनता है, हर एग्रीमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में एक क्लॉज लिखा जाता है कि इफ एनी पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट become redundant or inoperative due to operation in law or amendment in law, then rest of the agreement shall remain operative except that particular part of this agreement जो कि लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा। राइट सो आपने जो सवाल बोला ना वहीं पर उसका आंसर है। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप एडवांस में लेते हो। Check ए- will come in advance. एनआई एक्ट कब बना, किस लिए? लाइबिलिटी जब क्रिएट हो जाती है ना, और उस लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए अगर कोई आपके पास चेक आता है इन डिस्चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी, और तब वो बाउंस करता है, देन 138 एप्लीकेबल होता है। नंबर 1। नंबर 2 कि आपको वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ही हैज अवेल्ड द सर्विसेज। उसने अगर चेक दिया तो किस लिए दिया है? टिल द टाइम द चेक इज फॉर द एडवांस देयर इज नो सर्विसेज। Give a check like 10th check should. आप पीडीसी की बात करो ना। हाँ आप But if the 10th deposit got bounced because they don't like the service. so till 10th have you provided services? Victims. till 10th have you provided the services? Yeah. 10 तारीख तक आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया था उसको। Yeah, that will go. So we will refund the money deducting 10 days service and the remaining that's in the policy we have. We will refund like 100 rupees will deduct and refund 990 rupees to their account on 10th if they don't like the service. But if they do remove the checkable bonds, then we have to claim for our money. so आपका पैसा so आपका पैसा दो पार्ट में वहीं बट गया, राइट? टिल द टाइम इट इज एज एडवांस, दिस मींस कि दैट इज सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक पर एप्लीकेबल नहीं होता है ना ये डिसीजन से। अरे अभी रुको 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 रुको, अभी आपने प्रॉब्लम बताई है, मैं भी सॉल्यूशन पार्ट पर आ रहा हूं, राइट? अब जो सब्सक्रिप्शन का जो चेक था वो पूरे महीने का होगा, राइट? 10 तारीख को डाला, वो बाउंस कर गया, राइट? 10 को आपने जो सर्विसेज दिए थे, आप पूरे महीने के चार्जेस के लिए एलिजिबल हो नहीं, राइट? तो एनआईए पूरे पूरे अमाउंट पर एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आपको दो चेक लेना पड़ेगा कि 10 को आप चेक डालते हो, आप 2 चेक लो।
अगर आपको रियल में वसूली करनी है कि मैं जाऊं और मेरे पैसे मिल भी जाएं, इसलिए कि 138 इज कम्बर्सम प्रोसेस, इट इज टाइम बाउंड प्रोसेस। या उसी चेक को एक मंथ बाद डालें। आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि दैट पर्सन इज अवेल्ड सर्विसेज, इसलिए कि दिस इज फॉर द ट्रांजेक्शन। What we are doing, we are avoiding taking the checks. That's one solution. We don't accept checks, but we are losing the business. ऑफ कोर्स, हम पर कोई भरोसा क्यों करेगा? सर्विस प्रोवाइडर पर तो ऐसे भी लोग भरोसा नहीं करते। एज प्रोफेशनल मेरा पैसा लेके भाग जाऊंगा मैं कब? We should हाँ। avoid taking checks. सो सर्विस प्रोवाइडर की जहां तक बात है, मार्केट में हमें लाइबिलिटी समझा जाता है सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है दे आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ठीक है, और आप डाटा उठा के देख लेंगे तो सबसे ज्यादा बैड डेट का पता है कहाँ होते हैं? जो लीगल सर्विसेज के जो है ना, उनकी बैलेंस शीट उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा बैड डेट्स वही होते हैं। सो 40-50% देयर आर बैड डेट्स। तो दैट यू हैव टू डिजाइन कि लॉ में जाके स्टैंड करे वो, मतलब कोर्ट में जाके स्टैंड करे आपका क्लेम। ऑफ कोर्स अगर 10 दिन का बिजनेस, उसने 10 दिन की सर्विसेज लिए हैं तो आप 2 पार्ट में चेक लो। आप 10 तारीख को चेक डालते हो ना, 2 पार्ट में लो आप चेक। आप डरा नहीं सकते उसको। We are handling those. तो अब एडवांस में अगर आप आरटीजीएस लेंगे तो आधे लोग भाग जाएंगे। We can use the other instruments, na? यू कैन यूज अदर इंस्ट्रूमेंट। Yeah. चेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हम्म। कि पार्टी को जैसे कि हमने प्रोडक्ट सप्लाई किया और 50% का एडवांस कर दिया, ठीक है, और 50% में हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, और चेक क्या उसका मतलब पीडीसी दे दिया आपको? नहीं दिया, नहीं दिया। फोटो खींच के भेजा उसने कि मैं इसको डिपॉजिट कर रहा हूँ बाय कुरियर, आपको दिया फोटो तो मेरे पास आ गया, बट कुरियर से उसका फिर भेज दिया, राइट, क्या उस फोटो की बेसिस पे कुछ हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 138 नहीं होगा, 420 हो जाएगा। So that is not eligible for that doesn't qualify for your 138, but it 100% qualifies for 420. सर मैंने बिहार गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट किया था, नल योजना। तो उस नल जल योजना, हाँ हाँ ठीक है। तो जिसको टेंडर मिला उसने एक अपने रिश्तेदार को दिया, मेरे जानकार में था, दोषी है, ठीक है, तो उसके थ्रू मुझे मिला और मैंने उस पर काम किया। ठीक है। सीतामढ़ी जिले में पहला प्रोडक्ट मतलब लॉन्च हुआ था और पहला काम नहीं, राइट, बट 2 साल से पेमेंट मुझे मिला नहीं। ठीक है। मिडिल वाले बोल रहा है कि वो ऊपर वाले नहीं दे रहा है, ऊपर वाले बोल रहा है कि आजकल वो 2 साल हो गए सर। अब इसमें मैं क्या करूं? मतलब उसमें 2 चीजें हैं कि इसके बीच में जो भी आपने काम किया है, जो भी आपके बीच में, सो उसमें आपका इंटरटेनमेंट बनता है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास क्या है? ये तो सर मार चलता है सर, इसमें डॉक्यूमेंट कुछ होते हैं, उसको भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ये तो गवर्नमेंट का कुछ वर्क ऑर्डर तो होगा ही। वर्क ऑर्डर तो उसको टेंडर वाले जो मेन प्रोजेक्ट है उसने आपको आपने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, आपने आपका रिश्तेदार, चलो ये जिला आप कर लो, तो उसमें तो डॉक्यूमेंट बनता है। नहीं बनाता है नहीं, बट एक चीज आपने सप्लाई क्या किया था मुझे एक्चुअल बताओ। एक्चुअली मैंने सर्विस दिया था कि ये जो एवरी वार्ड में ना ये होता है पानी का, पानी टंकी इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। उसमें ना IoT डिवाइस का वो मैंने लगाया, राइट। तो ये तो प्रूव है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे तो वो जो एम्प्लॉय है, मैनेजर ऑफिसर, वो सब जानता है कि ये बंदा काम क्या नहीं, है। कोर्ट में खड़ा को बोलेगा नहीं करेगा, सवाल ही नहीं। से कोई साइन आपने लिया है? भरभरी काम होता है सर, यहाँ का जो नहीं, अरे आप उनसे बात करना, मुझसे बात करना था, ठीक है। नहीं, आप तकलीफ में हो, मैं आपकी तकलीफ बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हेलो सर, मेरा ये नहीं है, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट कि वहां से आएगा कैसे। सो आपने वहां नहीं माउथ टू माउथ हुआ है। सो वहां पर ऐसा क्या ट्रेस छोड़ा आपने
सर सब पेमेंट भी जो दिया है, काम है, व्हाट्सएप है, पेपर है, व्हाट्सएप है ना? प्रूफ है सर, ये रिटर्न है कि मैंने तुमको काम दिया, हाँ। लेकिन उसके अलावा तो सारा चीज है। अनलेस उसमें अगर एक क्लॉज होगा एज वेंडर every contractor is supposed to have its own vendor either as service provider or whatever, लेकिन अगर एक क्लॉज उसमें होगा उस टेंडर में कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, देन यू आर एट स्टेक। अगर उसमें वो क्लॉज नहीं है उनके मेन टेंडर में, तो आप उनके छाती पर चढ़ सकते हो, सीधी सीधी बात। आपको गवर्नमेंट और जिसको मिला तो है, उससे क्या लेना तो देना? बीच का बात उससे क्या तो लेना दे सकता है कि वो लीगल है कि नहीं। उससे क्या लेना देना? टेंडर कॉपी तो ऑनलाइन होगी ही ना। हमें टेंडर कॉपी से क्या लेना देना? सिंपल सर, इस पे तो आईपीसी के तहत सब देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग। भाई इन्होंने हमको कि कहा, इन्होंने मेरे को कहा, इन्होंने, मैं इनका सर्विस प्रोवाइडर हूँ, बस बस ऊपर जाने की जरूरत ठीक है, मैं इनका सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे को पैसे चाहिए, इसलिए कि आप अपने पैसे छोड़ सकते हो, इसलिए कि आपका जो मार्जिन है 40% है, मैं 3% के मार्जिन पर काम करता हूँ, मैं अपने पैसे नहीं छोड़ सकता। पर्सनल लोन लेके उसको हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो हाँ, तो वो आप नोटिस दे दो, तो वो लीगल प्रक्रिया में चल जाएगा, तो मतलब तो दो में से एक करना पड़ेगा ना। पैसा फंसा हुआ। तो अब देखो, दो में से अगर ऑमलेट खाना है तो अंडा तो तोड़ना पड़ेगा। सर नॉर्मली बोला जाता है कि 5% से ज्यादा अगर शेयर होल्डिंग ये है तो उनका वोटिंग राइट आ जाता है, या फिर जो आप डिसीजन लेते हैं हाँ। उनमें उनको पार्टिसिपेट कराना होगा। तो इसमें मतलब जैसे हम बोर्ड ऑफ मीटिंग में आते हैं, तो जो डायरेक्टर हमारे कंपनी में 2 डायरेक्टर, फिर कुछ वैसे भी लोग हैं जिनके पास 5% ज्यादा शेयर है बट वो डायरेक्टर नहीं। हाँ, तो इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्या वो 5% है actually- तो क्या वो डायरेक्टर के रोल्स में रहेगा, नहीं, या फिर वो हमारे डिसीजन के बाद हमें उससे भी नहीं, कंफर्मेशन चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ ऐसे बोर्ड को जानता हूं जहां की सिंपली वाइड स्प्रेड उनकी शेयर होल्डिंग है, और सिंपली एक बंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर है जिसकी शेयर होल्डिंग भी है और वो डायरेक्टर भी हैं। बाकी सारे जो 8-10 डायरेक्टर हैं वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। अब अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो जो बोर्ड पर है उनके पास कितने % शेयर है? शेयर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मैं रतन टाटा की और ये क्या बोल रहे हैं आपके जो दूसरे वाले जो बेचारे एक्सपायर कर गए, हाँ साइरस मिस्त्री की बात हटा दूं, अगर उनके रिलेटिव्स की बात हटा दूं, और सारे कंपनी में वो लोग नहीं होंगे, तो कंप्लीटली प्रोफेशनल बोर्ड है वहां पर। सो बीच में सेक्शन 252 ऑफ द ओल्ड एक्ट, यानी ओल्ड एक्ट का ही था 252, वहां पर वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के राइट्स के लिए वो बोलता था कि एक बोर्ड पर अपने आप प्लेस करो डायरेक्टर, बट दैट इज एट लार्ज लेवल, जहाँ की वाइड स्प्रेड मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अब्रॉड उसके 10,000-12,000 शेयर होल्डर्स हैं, और उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स मेरे बोर्ड पर होना चाहिए, देन वो एक फाइल कर सकते हैं बोर्ड पर कि नहीं मेरा भी रखो। हालांकि आज तक ऐसा भी हुआ नहीं है पूरे हिस्ट्री में कि किसी ने भी स्मॉल शेयर होल्डिंग के लिए जाके प्रोटेस्ट किया और रखा हुआ हो बोर्ड पर। हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप जी। सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के अलावा दूसरा कोई और ऐसे चीज है जहां पे हम फोकस कर सकते हैं सर? सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये फोकस करना, कंपनी के सर पूरे जितने जो कंप्लायंसेज आते हैं एक सर, जी, जैसे सर वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक है, आपसी सहमति से काम बन गया, वहां तक ठीक है, वो आपसी सहमति से हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन अगर हमने निर्णय ले लिया ठीक है, लेकिन आगे जो जैसे गवर्नमेंट के साइड से, एमसीए के साइड से जो कंप्लायंसेज हमें भरने होते हैं 1 साल में, मुझे उसके बारे में वो जानकारी चाहिए सर, कि क्या क्या भरने, और क्या अगर उसमें कुछ छूटता है तो हमें क्या पेनल्टी आएगी टाइम से अगर नहीं भरते, या फिर उसकी जानकारी हमें नहीं है सर। सर एक्चुअली है क्या कि वो हर सेक्शन के साथ आपका लगा हुआ है पेनल प्रोविजन कि किस सेक्शन की नॉन कॉम्प्लायंस, एक मतलब 2 तरीके की कॉम्प्लायंसेस होती हैं आपकी। एक तो होता है पेरियोडिकल कंप्लायंस जो कि आपको क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर करना होता है, और दूसरा होता है कंप्लायंस जो कि इवेंट बेस्ड होता है,
कि आपने पर्टिकुलर कोई इवेंट किया और उसमें रिक्वायर्ड है कि स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ये पास करना है हमें वहां पर, तो वो हर सेक्शन में जब आप रेजोल्यूशन पास करेंगे तो वो आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि आप Yes, ये sir. किस सेक्शन में फॉल कर रहे हैं, और वहां पर उसकी पेनल्टी है ऑलरेडी प्रेस्क्राइब की। उसमें एक ही तरह की पेनल्टी आती है। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, एमसीए पर आपको आरओसी में फाइलिंग करनी होती है विद इन टाइम। अगर वो विद इन टाइम अगर आप फाइलिंग नहीं करते हैं तो फिर वो 2 टाइम्स से लेकर 12 टाइम्स तक की पेनल्टी होती है और फाइलिंग चार्जेस। जी तो वो जब तक आप स्पेसिफिक हमें बताएंगे नहीं, लेकिन Yes, sir. उसमें ये होता है कि ऑलमोस्ट जितने फॉर्म्स हैं विद इन अ मंथ फाइल करने होते हैं आपको आरओसी को। अब आप काम क्या कर रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड आपने रेजोल्यूशन पास किया है, जी ऑर्डिनरी किया है या फिर स्पेशल किया है, तो उसमें एमजीटी 14 जाता होगा। अगर उसमें आपने टाइमलाइन मिस किया है तो सर्टेनली देयर इज पेनल्टी। अब किस से रिलेटेड आपने मिस किया हुआ है, अगर आप टॉपिक बता देंगे स्पेशली, अभी मत बताइए पर्टिकुलर फोरम पर, आप लिख के भेज सकते हैं, वो मेल कर देंगे तो हम आपको बता देंगे कि टोटल उसका स्कीम क्या है, कितने दिन में फाइलिंग होनी चाहिए थी, या अभी डेट बाकी है तो उसको पेनल्टी नहीं लेगी आप। जी जी। जी और जैसे अगर आप सर चाहिए एक हाँ हाँ, एक और चीज, अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो जी मेरे को आप मेल कर दीजिएगा, तो मैं एक चेकलिस्ट आपको भिजवा दूंगा कि कौन कौन सेक्शन कंप्लायंस में कितने दिन पर फाइलिंग होनी चाहिए। इतना सपोर्ट मैं आपको करता हूँ। तो सर ईमेल आईडी सर हमें आपका चाहिए था, और वो आपको मिल जाएगा राजू जी ईमेल से आईडी या चाहिए फिर, था सर। हाँ जी वो मैं शेयर कर शेयर दूंगा। कर दें। हाँ हाँ शेयर कर देंगे। ये तो मुझे लगता है सबको हो जाना चाहिए ग्रुप में ही। हाँ वो ग्रुप में आप डाल दीजिएगा हाँ, ओके सर। हम्म, और सर एक और सवाल मेरा जी। और कुछ है सर आपका कंप्लीट हो गया? जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हम भर, हम्म। हाँ सर आप आगे कंटिन्यू करिए सर, मीटिंग में अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है तो उस पर मैं ध्यान कंसंट्रेट नहीं नहीं और द आप जो नहीं नहीं ऑन है, ऑन मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपके दोस्त लोग अगर उठेंगे, वो उठ के भागने के लिए जल्दी नहीं है इनको, तो मेरे पास टाइम है, जो भी आप पूछेंगे मैं बता के ही जाऊंगा। इनकम टैक्स के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? जैसे सर न्यूली स्टार्टअप है हमारा हाँ हाँ। सर, एज ए न्यू स्टार्टअप हम्म, too many compliances have to filed on MCA portal. राइट। Our agent take too much charge to 24,000 to 30,000. But newly what type of compliances I have एक कौन सा? ना 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 filed ना ना auditor, देखा सर, आपके पास ITR or ना something ना like that. आपको मैं बीच बीच में मैं रोक रहा हूँ, लेकिन वो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसे कौन सी फाइलिंग है जो कि 24,000 की है? जी ये चार्ज कर रहे हो सर, ये चार्ज कर रहे हो सर, कुछ भी बोल देते हैं लोग, साल का एक बार ये कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। yearly compliances. जी सर, तो उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी कि कम से कम कितना लग जाता है, एक जो पूरे कंप्लायंसेज 1 साल का रहता है वो, और क्या क्या मुझे फाइल करनी पड़ती है, क्योंकि है, ऐसे कुल मिला हम नए हैं तो कहीं भी चले जाए वहां ज्यादा पैसे ले ले रहे हैं। जी सर। मैं आपकी बात को मैं बीच में काटूंगा, ठीक है? सो कंप्लायंस इज रिगार्ड मतलब लाइक गुलाब जामुन, ठीक है? आप घर में गिफ्ट्स लाके बनाते हो तो उसका चाहे यहाँ बने या चाहे किसके घर में बने या गांधी मैदान के बगल में बने, जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा का फर्क आता है, 5% 10% का, राइट? लेकिन अब आप उसको जी यहाँ मौर्या लोग में बैठ के खाते हो या होटल मौर्या में बैठ के खाते हो, वहां पर दिक्कत होगी आपको, राइट? उसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अब वो बोलो कि मैं गुलाब जामुन तो खाना है मुझे, लेकिन मैं होटल मौर्या में खाऊंगा, ठीक है? तो आपको 250 रुपए की आएगी, जी ठीक है? अब घर में बना के खाएंगे तो हो सकता है कि आप घर वाले वैसे भी, ठीक है, मैम बताएंगी कितने का बनता है। सॉरी डोंट डिस्क्लोज योर। जी सर एक क्वेश्चन है रिसोर्स पे। हाँ बताइए। जो हम लोग रिसोर्स देते हैं किसी को, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, हाँ। तो ऑब्वियसली एट द मोमेंट वी आर स्टार्टअप, वी कैन नॉट ऑफर दैट मच सैलरी। हाँ राइट। वी डू दैट, यू नो, कि फाइन आई गिव यू 5 रिसोर्स। तो उसमें जो कॉम्प्लायंस है कि चलो ठीक है पब्लिक जाएंगे तो ऑब्वियसली टिल द टाइम वी सर्वाइव दैट प्लेस एंड वी गो टू पब्लिक, ऑब्वियसली उस समय तो ऑफ कोर्स जाएंगे। हाँ दैट विल डू फॉर श्योर। बट हाँ बीच में अगर वो बंदा लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल हाउ मच कि उनके पास राइट्स होते हैं कि दे कैन वेट, मतलब कितने साल तक वो वेट कर सकते हैं सो रिसोर्स के लिए? एक्चुअली जब आप ESOP की स्कीम ड्राफ्ट करते हैं
और किसी को स्कीम अलॉट करते हैं कि आपको मैंने सपोज कि आपने मेरे को 500 ESOPs दिए, सो फॉर 500 ESOPs इन एडिशन टू माय सैलरी आप बोलेंगे कि 100 ESOPs एवरी ईयर आपके वेस्ट करेंगे। एक साल कंप्लीट किया तो आप में वेस्ट कर गए, आपने एक्सरसाइज की, आपको 100 मिल गए। दूसरे साल कंटिन्यू करोगे आपको 200 मिल जाएंगे। तीसरे साल कंटिन्यू करोगे तो अगर मैं अगले साल के पहले अगर मैं इवन मैं नवंबर में भी छोड़ के चला जाता हूं तो सारी ESOPs खत्म हो जाती है मेरी। दैट आई कांट क्लेम कि मेरे को मिला था। मेरे को 100 मिल गए जो मेरे को वेस्ट कर गए और मैंने एक्सरसाइज कर लिया, नॉट वेस्टिंग। मेरे को वही मिलेंगे जो वेस्ट किए और मैंने एक्सरसाइज किया। उसके बाद मेरी कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर, मैं छोड़ के जाता हूँ। अब 100 तो मेरे से अगर चाहो यारी दोस्ती तो मैं दे दूंगा वापस, नहीं तो मैं रखूंगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, रखेंगे। सर ESOP की वैल्यू कैसे मतलब डिफाइन करते हैं? मान लीजिए 100 ESOP मैंने किसी को दिया तो उसका वैल्यू किस तरीके से डिफाइन करें, क्या वैल्यू? एक लाइटर नोट की मैं बात करूं, जो हमारे यहाँ जो बिहार में जो शादियां होती है उसके रेट कैसे फिक्स होते हैं? इंजीनियर का कितना है, IAS का कितना है, BPSC वाले का कितना है, टीचर का कितना है? बस वैसे मैम आपके लिए नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लेट हिम गेट हिज आंसर। कैसे? सर बताओ ना, मैं रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टू ए लाइटर नोट, बट ये होता है ना सर डिपेंड करता है ना कि उसका टेक होम क्या है, कैश फ्लो कितना जनरेट करता है, राइट? तो कैश तो जो कंपनी के कैश फ्लो के बेसिस पर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पर जब आप स्टॉक की स्कीम जब आप ड्राफ्ट करते हैं ना, तो एक लास्ट में एक पैरा ऐड किया जाता है कि जब भी शेयर्स का वैल्यूएशन होगा वो किस बेसिस पर होगा। इट विल बी ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, और इट इज ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और इट इज ऑन फेयर मार्केट वैल्यू, वो डिफाइंड रहता है। तो जिस दिन भी आपको वैल्यूएशन चाहिए कि इधर कोई एग्जिट कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे तो शेयर वापस ले लो, तो मैं कितना दूं, तो उस डेट को आप कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि कंपनी की वैल्यू क्या है, और अकॉर्डिंगली अगर कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं तो पर्टिकुलरली 100 शेयर की वैल्यूएशन प्रोपोर्शनल कितनी हुई। तो इधर अगर आपको चाह रहा कि आप वो शेयर नहीं लेने जाए, मैं ही रख लूं, इफ ही हैज एग्रीज तो आप ले लीजिए उससे वापस शेयर। वैल्यूएशन होती है कंपनी की, उसके हिसाब से उस शेयर की वैल्यू आती है। इस समय पे वो एग्जिस्ट करे यार, हाँ, कभी भी हो सकता है। अब सपोज कि मैं आप पार्टनर में हैं, ठीक है, हम 2 साल से काम कर रहे हैं साथ में, कंपनी की वैल्यूएशन भी आ गई, कैश फ्लो भी है। अब मुझे जैसे और लगता है कि यार 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लगता है इवन मुझे पैसे की जरूरत आ गई, मैं बोलूंगा कुछ शेयर्स मेरे 5% या 10% ले ले भाई, तू ही ले ले। अगर आप नहीं लेते हो तो मैं मार्केट में बेचूंगा, लेकिन अगर आप साथ में हम काम कर रहे हैं तो आप ही ले लो। तो कितना? कंपनी की वैल्यूएशन कीजिए, 5% शेयर की जितनी वैल्यू आ रही होगी मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, वो पैसे आप मेरे को दे दो, बात खत्म। यस हेलो सर। Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, सो हमारा मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग जी। फूड डिलीवरी ऐप के जैसे वर्क करते हैं, राइट, तो यूजर्स के साथ जो हमारे यूजर हम्म। होते हैं वो ऐप डाउनलोड करते हैं। ठीक सो है। अभी हम लोग क्या किए, टर्म्स एंड कंडीशन है हमारे वेबसाइट पे, ऐप पे, और जब यूजर्स रजिस्टर करता है तो वहां पे टिक करने का ऑप्शन आता है कि आई एग्री विद राइट, टर्म्स एंड हाँ, कंडीशन, राइट, टिक करके रजिस्टर कर लेता है। तो अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फूड का है, तो अगर फूड का पॉइजनिंग होता है या कुछ भी इसको अगर हो रहा है, हमारे पास 2 चीजें, पहला जो यूजर्स रजिस्टर करते समय टिक किया है टर्म्स कंडीशन वो है, और दूसरा जो हम सेलर के साथ टर्म्स कंडीशन रखते हैं वो है, जो कि राइट, पे होता है, लेकिन यूजर्स के साथ पेपर पे नहीं होता है। तो क्या ये सही है लीगली? क्या ये अगर कल दिन वो लीगल केस कर देता है, क्योंकि यूजर्स है, वो मे बी वो टिक करने के बाद भी वो केस कर सकता है कि इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, सेवा सिटी पे वो केस कर दे रहा है। फिर हम वहां जाकर केस रूम में ये बोले कि हम यूजर से एग्रीमेंट साइन तो नहीं करवाए थे, लेकिन रजिस्टर के समय टिक करवाए थे, तो क्या ये राइट, लीगली सही है? दैट इज एज गुड एज साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। फिजिकल सिग्नेचर के बराबर ही है वो। एग्री करने का जो मोड है वो अलग है, आपने ओके किया, अदरवाइज दैट इज एज गुड एज एग्रीमेंट साइनिंग। सर उसमें ऑप्शन रहता है क्या कि नीचे मतलब बैकएंड पे उसका एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर पाए?
जैसे जैसे तो आप तो उसी में आप अपने सर्वर पर ये कर लो ना, प्रोविजन कर लो ना। सर एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी होता है। जी। तो अगर आप फूड डिलीवरी एप्लीकेशन चला रहे हैं तो खाना नहीं बना रहे, तो फूड लाइसेंस रेस्टोरेंट का होता है। राइट। ऐसे सिचुएशन में अगर कस्टमर को फूड पॉइजनिंग या कुछ है तो उसकी लायबिलिटी रेस्टोरेंट की होती है, उसकी डिलीवरी पार्टनर। ऑफ कोर्स। क्लियर सर, थैंक यू। ठीक है, मैंने ऐप रजिस्टर किया। और कुछ बच रहा है आपके क्वेश्चन में? नहीं, ये क्वेश्चन तो सर क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन एक और था, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा समझना था। जैसे अभी हम लोग हाँ। अर्ली स्टेज में हैं, सो जब हम लोग कंपनी फॉर्म किए थे तो उस समय लाइक 2 लोग हैं जिनके पास कंपनी का शेयर है। राइट। और अब हम लोग जब पिचिंग करते हैं तो 2 चीज आता है। एक आता है जो कि इन्वेस्टर को जो हम लोग शेयर देना चाहते हैं, कि इक्विटी देना चाहते हैं। और दूसरा है कि कोई टीम में एक मेंबर को लाना चाहते हैं। तो दो 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 टाइम पे। तो क्या ये जो हम लोगों को फॉर एग्जांपल एक है टीम मेंबर जो हम जिनको हम चाहते हैं कि शेयर देना, तो वो Right. शेयर जो उनको मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? मतलब फॉर एग्जांपल 70 मेरे पास है, 30 मेरे पार्टनर के पास है करंट टाइम पे। अब जो वो तीसरा बंदा आएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे 70 में से उसको मिले, या नहीं टोटल 100 में से मेरे और उसके दोनों से मिलता है? कुछ ऐसा रूल्स है क्या? तो एक्चुअली उसमें 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड में ये होता है कि अब जो थर्ड पार्टी आ रहा है, आपके आपस में 2 लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट है? उसमें एग्रीमेंट में ये भी होता है कि भाई आपने अगर 70% रखा हुआ है, तो हम अगर पहले से एग्री हैं कि अगर थर्ड पार्टी को देना होगा अप टू 50%, सपोज एग्जांपल मैंने दिया कि हम 2 लोग हैं, मैं और आप हैं, आपने 70% रखा हुआ, मैंने 30% रखा हुआ है। अब हम पहले एग्री कर गए कि भाई अगर थर्ड पार्टी कोई आएगा तो आप ही अपने शेयर में से ट्रांसफर होगा, मैं तो नहीं करता। तो वो शेयर फिर आपके शेयर से ट्रांसफर होंगे। ठीक है। दूसरा कि अगर हमें साथ में डाइल्यूट होना है, हमने कहा कि नहीं, जिसको भी जाएगा इसी रेशियो में जाएगा शेयर, कि हमारा आपका 70-30 रहेगा, जितने भी बैलेंस शेयर्स होंगे। तो वहां पर आप करेंगे कि दोनों में से प्रोपोर्शनल शेयर आप निकाल के थर्ड पार्टी को दे दें, जो भी आने वाला है इनकमिंग पार्टनर। थर्ड कि ना आपका शेयर जाएगा ना उनका शेयर जाएगा, ट्रांसफर नहीं हुए, आपने कंपनी से फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर दिए, तो इनडायरेक्टली परसेंटेज टर्म्स में तो आप डाइल्यूट हो गए। क्योंकि सब अगर आपने 10 शेयर इशू कर दिए, आपके पास 70 हैं, उनके पास 30 हैं, तो अब 110 में 70 और 30 हो गए, तो परसेंटेज वाइज आप डाइल्यूट हो गए, लेकिन एज इट इज नंबर ऑफ शेयर्स आपके वही रहे जो आपके पास है। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब इसको शॉर्ट में हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जो 2 पार्टनर हैं, हाँ डिसीजन लेना हम दोनों के हाथ में है कि हम बिल्कुल इसे है। कैसे देना चाहते हैं। हम दोनों बिल्कुल। अपने से देना चाहते हैं या केवल एक पार्टनर देना चाहता है? मतलब ये हमारे हाथ में, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि आपको दोनों में से कुछ परसेंट। ये जो है वो एज पर रूल्स ही है, रूल्स ही है। ओके, रूल्स यही है। ठीक है जी। थैंक यू सर, क्लियर, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो। थैंक यू सो मच। एग्जांपल लेते हैं। हाँ हाँ इज रनिंग an app, राइट। I install the app, I accept the agreement today. Tomorrow I change the agreement itself. Now what should I do? He has to inform before the changing the rule. Correct. I accept the agreement today. Right. In the agreement, it was written, if I went into the food buyer and all those things, he might talk to the vendor, I'll get this and all those. Tomorrow I change the rule itself that, you know what, I am not viable for any food actually Right. poisoning. Right. Then where should I go and claim? So Because I registered today, yesterday agreement was different, change the agreement today. Now what should I do day after tomorrow? Right. If I get into हाँ, store? अब मैं उसके टेक्निकल पार्ट में, मैं सॉफ्टवेयर वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल पार्ट में अगर मैं जाता हूँ तो आज के डेट में जो एग्रीमेंट आपने अपलोड किया होगा तो आज के एल्गोरिदम में होगा। कल को जब आप दूसरा एग्रीमेंट चेंज करें ना, एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा। वैसे भी तो 100% डिटेक्टेबल, कोई भी डिटेक्ट कर सकता है कि एग्रीमेंट उसमें चेंज किया गया है। जी, पर आप जो बात कर रहे हैं ना, जो फूड डिलीवरी पार्टनर होता है वो एक प्लेटफॉर्म है, इट्स एन एग्रीगेटर। अब खाना तो रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं ना। My common question is about the terms and conditions. We have 10 terms and conditions, I accepted today. Tomorrow, you added 2 more, which I did not aware. I already installed the app, I am using it, still I will use it. Right. Tomorrow also I will use हाँ, it. तो उसमें But मेरी जब claim होगी नए वाले पे कैसे सो उसमें हाँ नहीं हाँ राइट, कमिंग टू द पॉइंट
कि उसमें होता है क्या है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का ऐसा कोई अगर बैकएंड में कोई भी कंपनी जैसे जब भी अपना चेंज करती है तो वो पहले इन्फॉर्म कर देती है जो हम ये ना, टर्म्स एंड ना कंडीशन उनका कहना कि ना करे तो हाँ अगर आप मतलब फाइट इंटेंट से ही पहले से आ रहे हैं तो क्यों करेगी? करेक्ट सर, इसमें एक चीज और क्या ठीक था है, कि हम लोग भी अपने टर्म्स पे क्या लिखे हुए हैं, एक ठीक है, टर्म्स इनका आंसर मैंने एक मिनट में इनका आंसर मैं पूरा कर लूं, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम में आ जाएगा ऑलरेडी, देयर इज वेरी मच डिटेक्टेबल कि वो पहले से चेंज हुआ है। इस तरह का थी था yes because they are also bound by the पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक्ट हैं उसे वो मतलब अपलोड होते समय हिस्ट्री भी बनता है, हिस्ट्री बनता है। हाँ हाँ प्रीवियस जो है वो एज इट इज रहेगा, इफ यू वांट टू एडिट समथिंग राइट, तो डेट वाइज में उसका हिस्ट्री बन जाता है, व्हाट यू हैव रिवाइज डेट करके ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल आता है सर, प्लीज। सर ये हाँ, मैं यही कहना चाह रहे थे कि इस मतलब हम लोग अपने टर्म्स में ये लिखे हुए हैं कि हर 30 दिन में हमारा टर्म्स अपडेट होता है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वेबसाइट पे जाके हमारे टर्म्स को देख ले। सो ये हमने एक पॉइंट अपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और हमारे बट सर अगर मैं इस डिस्प्यूट के मामले में अगर मैं कोर्ट के पास लेके जाऊं और आप जज हो, ठीक है, अगर आप जज हो, आपके पास मैं ही क्वेश्चन लेके जाऊं कि ये बोल रहे हैं कि 25 पन्ने का एग्रीमेंट ये हर महीने चेंज करेंगे, एम आई सपोज टू रीड एवरी मंथ? 5 ऐप तो मैं रोज डाउनलोड करता हूँ, तो मैं क्या करूं? एज जज आप क्या डिसीजन देंगे? हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कहने की बातें होती हैं, हम्म, कोर्ट का माहौल टोटली डिफरेंट होता है, बिकॉज वंस यू गो देयर, वो सामने वाला जो कुर्सी पे बैठा हुआ एक्सपीरियंस पर्सन भी है और आपके इंटेंट को भी समझता है। ओके तो इंडियन लॉ में एक, उसको अच्छी बात बोले बुरी बात बोले, सबके लिए सफिशिएंट रूम होता है। वो उसके 100% डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि उसने उसको क्या समझा, ओके राइट। तो आप ये मान के मत चलें कि हम ये चेंज कर देंगे और हम ऐसा बोल देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अगर मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करूं, अगर ये बात आप बोलने जाएंगे तो कब बोलेंगे? नहीं सर, एक मिनट रितेश जी, जब आप बोलने जाएंगे तो कब बोलेंगे? आज आपके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ, नहीं सर, केस फाइल हुआ, आप जाके बेल लेंगे, 5 साल 7 साल तक केस चलेगा, जब केस खुलेगा और आर्गुमेंट पर वो केस आएगा तब आपका वकील खड़ा होकर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, तो तब तक 10 साल में तो आपका पूरा का पूरा कांड हो चुका होगा। सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पेनल्टी पहले हो जाती है, सारे लोग पहले पेनलाइज हो जाते हैं, ठीक है, डिसीजन बाद में आता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हम ऐसा कह देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं होता। तो एज ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, आप कॉर्पोरेट के पार्ट हैं, तो आपको इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा कि वो सिचुएशन ना आए कि हमारे ऊपर कोई लिटिगेशन या कुछ कहानी बने। सर थैंक यू। हाँ जी, सर इंटरनेट रेगुलेटरी बॉडी से एक बनाया है, जब भी आप एग्रीमेंट पे टिक करते हो सबमिट करते हो, कस्टमर को आपको उसका एक पीडीएफ कॉपी भेजनी है, उसको आप मेल में भेजो या फिर आप हार्ड कॉपी, आप नहीं भेजते हो तो आपके राइट, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं ना। सर हमारी कंपनी है एडवोकेट मार्ट के नाम से, जिसमें हम लोग स्टार्टअप को लीगल सर्विस मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे देते हैं, राइट, और बाकी के लिए ऑनलाइन है जिसमें बाहर से भी लोग एज ए सजेशन भी ले सकते हैं और उसको स्टेप के तो क्या मतलब ये मार्केट कुछ आप इसमें गाइड करना चाहेंगे? साल भर से हम लोग करीब कर रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप ह्यूमन टेंडेंसी को ना आप ओवर रूल नहीं कर सकते, ह्यूमन जो बिहेवियर होता है, ठीक है, तो किसी भी बिजनेस के लिए जो मैंने देखा हुआ है, आप एग्रीगेटर अगर आप हैं तो आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं अनलेस कि आप उस बिजनेस के पहले मास्टर थे, अब आप एग्रीगेटर बने हैं। हाँ हाँ प्लीज, ये बेसिक प्रॉब्लम है
इसलिए कि लाइक एडवोकर या फिर जो भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसकी। सो आप सोचते हो कि ये क्लाइंट मेरे पास आया और 400 रुपये घंटे के हिसाब से या 50 रुपये घंटे के हिसाब से उसने एक एडवोकेट से सलाह ली, राइट? तो एक बार में अगर आपकी वेबसाइट पर 50 लॉगिन होता है तो किसी एडवोकेट को मना नहीं कर सकती है कि अपना मोबाइल नंबर शेयर मत करना, वेबसाइट शेयर मत करना, राइट? तो इन प्रिंसिपली यस यू कैन कंट्रोल, आपका बिजनेस है, सारी चीजों की रिकॉर्डिंग है। और आज के डेट में क्लाइंट भी बहुत होशियार है, वो 500 रुपए देकर ना वो पूरा का पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर लेता है। तो इतना आसान नहीं है, अगर आप उसमें डीप डाइव मारिए उसके बाद आप उनको कंट्रोल करना सीखिए, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग बंच ऑफ पीपल जो कि उस प्रोफेशन में ऑलरेडी, मैं सिंपली लीगल प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं। सर इसमें तो जैसे डॉक्टर्स कंसल्टेंसी वगैरह तो मतलब अच्छे लेवल पे चल ही रहा है। आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो ना? नहीं, वो तो लॉस में है, लॉस में तो होगी, लॉस में उसमें भी तो नंबर शेयरिंग वगैरह या बहुत सारी चीजें सब हो रही हैं। एक बार आप ले जा सकते हो ना, दूसरी बार प्रैक्टो से मैंने एक बार अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर का, उसके बाद मैं क्या करूंगा? बार बार प्रैक्टो पर क्यों जाऊंगा? अगर आप अभी मैदांता वगैरह तो यहाँ अभी खुला, मैं पता नहीं कितने दिन पहले खुला है, मैं बहुत ज्यादा अपडेटेड भी नहीं। सो 20 ईयर्स बैक की मैं बात करूं तो मैक्स और बाकी सारे बड़े हॉस्पिटल्स जो थे वहां पर जितने पेशेंट्स आते थे ओपीडी में, और सारे सुपर स्पेशलिस्ट बैठे हुए होते थे दिल्ली के वहां पर, मैं नाम नहीं रखूंगा उन डॉक्टर्स का जो उनका नाम है बहुत दिनों से, आंख बंद करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेके हर तरह के स्पेशलिस्ट वो आते हैं, बैठते हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन वो करते हैं, सेकेंड इंटरेक्शन का तो वो कार्ड पकड़ा देते हैं पेशेंट को कि इसके बाद तुम अभी यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं, आप आ जाना, मैं सीआर पार्क में बैठता हूँ या फिर मैं। ये तो अभी धीरे धीरे हर में होने लगा, स्टूडेंट वाले में भी ये सब होने लगा, फिर ओला उबेर वगैरह ये सब जो भी राइडर्स नहीं, ओला में पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, नंबर वगैरह एक्सचेंज होने लगा। मैम एक्चुअली होता है क्या कि कस्टमर की सिक्योरिटी एट स्टेक होती है वहां पर, तो वहां पर कस्टमर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आज की डेट में मैंने किया, बुक किया और आज की डेट में मेरा मोबाइल उसमें छूट गया, वही छीन सकता है। नहीं छीन नहीं सकता, छूट गया, छीनने की बात तो छोड़ दो, छूट गया, मैं किसको पकड़ूंगा? सिक्योरिटी मेन नहीं, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, राइट? वो यूनिक टू द बिजनेस होते हैं, तो वो मतलब एज एग्रीगेटर आप बहुत सारी चीजें 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए पूरी दुनिया चल रही तो चल रही। लेट्स से स्टार्टअप में दो डायरेक्ट, स्टार्टअप की लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है कंपनी स्टार्ट करते वक्त, और थर्ड डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है जिसके लिए सेकंड डायरेक्टर जो ऑफ द रिकॉर्ड एक्टिव भी नहीं है ऑपरेशनली, फंडिंग वाइज, ना वो लोन पे ऑफ करने के लिए रेडी है, ना कंपनी छोड़ने के लिए रेडी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लीगल एक्शन है? ऐसे सिचुएशन में उसमें कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि यू कैन रिमूव द डायरेक्टर। अगर आपके पास 75% ज्यादा शेयर्स हैं देन यू हैव राइट टू रिमूव द पर्टिकुलर डायरेक्टर। आप नोटिस देते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक है, बट उसमें क्रूशियल पार्ट है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो भी डिसीजन लेना होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो मैं हमेशा एडवाइज करता हूं कि जब भी आप कंपनी बनाए तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर रखें। इसलिए नहीं कि मैं आपका वेल विशर हूँ या फिर मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ, व्हाट हैपेंस जब 2 डायरेक्टर होते हैं तो वही मैं बोल रहा था कि ह्यूमन टेंडेंसी, हम आपके साथ, हम बोर्ड पर हैं, लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, फिर आपने काम करना छोड़ दिया या फिर मैंने बात करनी आपने बंद कर दी, फिर 6 महीने के बाद हमने रियलाइज किया कि अरे हम तो गलती कर गए, इतने सारे डिसीजंस लेने थे जो कि हुए नहीं। तब तक 6 महीने के बाद होता क्या है कि कंपनी आपकी डूब चुकी होती है, बैकवर्ड कैलकुलेशन के लिए कोई टाइम नहीं होता है। तो टिकल टाइम आप अगर 3 डायरेक्टर होते हैं ना तो आपका डिसीजन मेकिंग हैम्पर नहीं करता उस समय।
अकल तो सबको आती है, आप पैसे कमाने के लिए आए हैं, दो लोग इकट्ठे हुए हैं, पर्सनल ग्रज से तो इकट्ठे हुए नहीं है। तो उस समय जब आपके पास जब तक अकल आती है तब तक ये पानी काफी बह चुका होता है। तो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज हैव 3 डायरेक्टर। एक भले डोरमेंट रहे, लेकिन ही इज वेरी, ही प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन देयर इज अ डेडलॉक। तो डेडलॉक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको एक डायरेक्टर चाहिए। फिर ये लायबिलिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जी, वो किस पे आप ऐसे उसको ये नहीं कहता कि एक सर्टेन लेवल के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए आता है प्रोविजन कंपनीज एक्ट में, बट कंपनीज एक्ट ये कहीं मना नहीं करता कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुरू से नहीं रख सकते। तो आप उस तरह से उनके लिए उनके साथ एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो कि ही विल ओनली पार्ट ऑफ टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, जो भी लायबिलिटीज होंगी उसमें पार्ट नहीं हो, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बिकॉज बड़े बड़े जो चेयरमैन हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर होते हैं, ऑलवेज उनका ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैम ये पूछना चाह रही हैं कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, एक वही डायरेक्टर जो है मैं समझ गया, तो लायबिलिटी मैं समझ मैंने फर्स्ट टाइम उनका आंसर दे दिया कि देयर इज प्रोविजन कंपनी जाके आपको हटाना पड़ेगा। और वो 75% स्टेक नहीं होगा तो 60%? तो फिर किसी भी तरह से आपको ये उपाय करना पड़ेगा कि आपका डिजिटल सिग्नेचर चल रहा है, हाँ। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर चल रहा है तो एक तीसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करो आप, और एटलीस्ट डेडलॉक ना आए तो कम से कम डिसीजन मेकिंग को आप स्मूथ करो और वेट करो उसको कब सद्बुद्धि आ रही है। मोबाइल नंबर और दूसरा ये कि उसके बाद आप फ्री हो जाती हैं शेयर्स इशू करने के लिए, 2 डायरेक्टर प्रीजन शेयर्स इशू हो सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने स्टेक बढ़ा लो, ठीक है। सर ये माइक ऑफ करके मुझे बोलना चाहिए था, हम शायद रिकॉर्ड कर रहे हो। जी, there are some conditions, sir. There are some conditions noticed recently with the bankers that since I am very newly startup, my company is a company, and I have opened my current account with the banks, particular banks. right. But there has been a notice. There is a consistent infringement in the breach of contract. So far as my current account is concerned, Right. there is a misappropriation in the account statement. There is a irregular practices in sending the transaction in SMS. Right. So as per the IPC and CRPC, what are the sections to be implied on the bankers, staff or whole bank? So first thing, जो बैंक्स होते हैं वहां पर बैंक का अपना मैकेनिज्म है थ्रू RBI, तो उनका जो होता है ना वो एक OM होता है हर बैंक का, ऑम्बड्समैन, या सो ऑम्बड्समैन का वहां पर आपका नंबर और बाकी सारी चीजें होती हैं, ईमेल आईडी सारी चीजें होती हैं। फर्स्ट अप्रोच टू द बैंक इन रिटर्न, बैंक नहीं सुनता है अप्रोच टू ऑम्बड्समैन, वो नहीं सुनते हैं अप्रोच टू RBI, और RBI नहीं सुनती है then you are free to go anywhere। इसलिए कि पूरे देश का सिस्टम चल रहा है, अगर हर आदमी इस तरह की 420 की कहानी करने लगे बैंक पर तो कोई सारे बैंक बंद हो जाएंगे, तो इतनी जल्दी आपको इंटरटेन करेंगे नहीं। ऑफ कोर्स बनता होगा, मैंने वो देखा नहीं जब जो बोल रहे हैं, इवन अगर बनता भी होगा तो उनका अपना चैनल है। I'm giving the instance. Recently on one bank where I have opened my current account, since on 7th December last year, seed fund has been credited into my account, but the bizarre thing to be noticed that I didn't get the SMS of that transaction took place in my account. Right. Fortunately or unfortunately, you can say after 3 days I went to the nearby the banks ATMs and just I was checking just I was trying to take out the 1,000 rupees. Fortunately, in the closing balance in the account, then suddenly I found there is a credit of 4 lakh rupees from Bihar startup. I was very shocked. I brought this notice to the concerned manager in the bank, and there is also Bihar notice that there is a visiting card man who handed over to me. His mobile number is of only 9 digits. Okay. Yeah.
Repeatedly, again, I brought this matter to him, that what is going on. I brought this matter to the CFO and president, Yes Bank. Recently, on 2nd Jan, I did the seven transaction from two ATMs of the two different banks. First, I started with the ATMs of the HDFC Bank. First transaction was of the 10,000 rupees, in which I was able to get only 100 rupees, and rest remaining 9,900 rupees remained stuck in the vending machine. Immediately, I brought this matter to the concerned manager of the HDFC Bank, located in the Digha. And after that, consecutive 6 transactions being done from the Kotak Bank. So right from the first transaction to 7th transaction, whatever the SMS I have received from the Yes Bank, my after having done the first transaction, my closing balance shown the 1,66,844, and after having completed the 7th consecutive transaction, that means I was able to take out the 70,000 rupees from the 1,76,864 rupees. But there is a bizarre that they shown the 1,12,000 rupees. In the meantime, I had issued one check on the CIMPA. That was the amount of 5,310. And on 2nd Jan, nearby the 2:30 p.m., all of a sudden I would receive a call from the branch that your signature is not matching. That means once in the check clearance. मैं समझ गया एक्चुअली है क्या कि जो आपका जो मैटर है ना, उससे बैंक का बहुत कुछ लेना देना नहीं है, वो जो जामतारा पार्ट 2 अब बना रहे हैं, ठीक है? No, it's not Jamtara part. That really happened. मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, दिस हैपेंड इन द सेम मैनर. उसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाएगा, किसी ने आपके कार्ड की या किसी ने मोबाइल सिम की क्लोनिंग करी हुई है आपकी, उसमें आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाइए, साइबर सेल के पास, दे विल डिटेक्ट. इसमें साइबर सेल ही करेगा पुलिस का. यू कैन गो टू उसमें सीआरपीसी का 406 420 लगने का इंप्लाइड है क्या? नहीं सर, पैसे बचाओ ना, 406 420 की छोड़ो ना, आप साइबर सेल के पास जाओ. सर पानी का जो है ना फॉर्मूला H2O जानने से प्यास नहीं बुझती कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है उसमें. प्यास बुझानी है ना, तो आपको पानी पीना पड़ेगा. बाद में देख लेना कि उसका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है? तो वो आपका सीधा वो फ्रॉड का मैटर है वो. और उसमें मेरे ख्याल से बैंक कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल अपनी हाथ झाड़ेगा वो बैंक. इसलिए अदरवाइज तो हर आदमी बोलेगा ना, और बोलते भी हैं. आज जैसे आप बोल रहे हैं, आप जाके बैंक में बोलेंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन उनके हाथ में है क्या? Sir, I want to know that. So one question. Sir, I have 3 directors in my company. If anyone joined as a government, then it will be joined to a company or not? नहीं, मैं समझ नहीं पाया. Hello, sir. Sir, I have 3. Our company have 3 directors. हाँ, ठीक है. One of them tell me to join a government job as they selected. हाँ, ठीक है. After selection, they will be a part of our company or not? और सर पहली बात तो कि आप मेरे एडवाइस को मालाफाइड इंटेंशन के नौकरी खाने का यूज नहीं करो, ठीक है? तो आप पहले उनके अपॉइंटमेंट लेटर के टर्म्स पढ़िए. उनका अपॉइंटमेंट लेटर अगर परमिट करता है, ही कैन बी देयर. लेकिन यूजुअली जहां तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी जाता है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर इस चीज को, सेकंड जॉब को परमिट नहीं करता, आइदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फुल टाइम और पार्ट टाइम. Okay. Sir, as they can take a share of company only. Of course they can take shares. Investment तो आप कर ही सकते हो ना, FD तो करते हो ना. Shares like that. Okay. मतलब in this manner they can join. He can be shareholder, but he can't be director. Okay. सर एक क्वेश्चन था कि वही पार्टनर्स वाला प्रॉब्लम अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में हो तो फिर क्या हो सकता है? जैसे मेरा फॉर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, राइट, दो पार्टनर है जी, जिसमें मेरे पास 80% है, एक के पास 20%. हाँ, वो गवर्नमेंट मतलब पूरी तरह से इस तरह से गवर्नमेंट हो गया है कि अब हमको डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत हो रहा है. तो थर्ड पार्टनर को इंट्रोड्यूस कीजिए. तो थर्ड पार्ट
मैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल आपने जो पार्टनर सर जो आपने पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट किया होगा, हाँ आप उस डीड के टर्म्स में देखिए, या फिर आपने ऐसे आदमी से बनवाया होगा जिसमें कि नाम चेंज करके निकाल दिया पार्टनरशिप डीड, तो फिर अलग बात है। लेकिन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपने, बिकॉज पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन बहुत कम लोग कराते हैं प्रैक्टिकली। नहीं, ये यहाँ पर सर स्टार्टअप में हाँ। वो जब तक रजिस्टर नहीं कराएंगे अच्छा। तब तक वो फंड नहीं अच्छा, ओके ओके ओके। तो सर वो आप देख लीजिए कि थर्ड पार्टनर के इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें कौन कौन से क्लॉजेस एप्लीकेबल है, नहीं होगा 100%। नहीं, क्योंकि मैंने ही ड्राफ्ट किया हुआ है। वो ड्राफ्ट भी ड्राफ्ट में होगी। ओ सर, तो फिर रहेगा, उसको अमेंड कीजिए, उसको अमेंड कीजिए, पार्टनरशिप डीड को अमेंड कीजिए एज एडेंडम टू पार्टनरशिप डीड, एक एडिशनली ड्राफ्ट कीजिए, दोनों पार्टनर साइन कीजिए एग्री करके, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। वो करना पड़ेगा जी बिल्कुल करना मतलब वो फॉर्म तो डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एडेंडम आप कीजिए ना उसमें। पार्टनरशिप डीड को, या कोई भी डीड है कॉन्ट्रेक्चुअल, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप कभी भी अमेंड कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ इन्वॉल्विंग पार्टीज, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टीज हैं। रिजोल्यूशन आपने ABCD 10 टर्म लिखे होंगे, आपको एक और टर्म लाना है, तो एक आप एडेंडम ड्राफ्ट कीजिए, एक और डीड ड्राफ्ट करिए, डीड ऑफ एडेंडम, ठीक है, एडेंडम। हाँ, ऐड जो करते हैं ना हाँ एडेंडम, ठीक है। तो एडेंडम एक ड्राफ्ट करके दोनों पार्टनर साइन करके, फिर उसको जहां भी रजिस्ट्रार से आपने कराया होगा दोबारा लेके पहुंच जाइए कि एडेंडम को भी रजिस्टर करो साथ। जी सर। मेरा नाम सूरज कुमार है। हमारा स्टार्टअप का नाम जैसे एनिमल्स लवर्स है, तो हाँ। हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर पेट्स लवर जो है, हाँ। इसलिए हम लोग टॉप रैंकिंग ब्रीडर से टाइप करते हैं। तो वहां से भी कोई पेट लवर अगर डॉग चाहिए रहता है तो उनको जो हम लोग का जिनका रैंकिंग अच्छा था ब्रीडर का, वहां से हमको पेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। बट मेन कंसर्न क्या है ना, यहाँ पे हम लोग जैसे पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कैंसिल कर रहा है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट साइड अलाउ नहीं करती है, ऐसा कुछ रूल एंड रेगुलेशन क्या है पेट्स में? पेट्स में एक्चुअली 2-3 तरीके का है। एक पेट्स में अगर आप मिनिमली पेमेंट ले लो या सीओडी कर लो, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड नहीं कर रही है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं वो सब में मिलेगी, इंश्योरेंस हम लेंगे वो सब में मिलेगी, लेकिन हमको पेट्स में जो हमको चाहिए तो उस पे शायद हमको पेमेंट गेटवे मिली नहीं। इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है पेमेंट गेटवे में, राइट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो आपकी पेमेंट आ रही है कहाँ से आ रही है, आप अगर फॉरेन से आ रही है आप मना नहीं कर सकते। तो देयर इज ए रिस्क कि आप उस पेमेंट को बाहर से लेके कहीं इंडेंजर्ड स्पीसीज कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, सो दे वोंट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोस इंडेंजर्ड स्पीसीज। उस ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको मना करे। नहीं सर, कुछ दिन पहले OLX जो है उसने भी मना कर दिया, वो सारे पेट को डालने के बाद वो रिजेक्ट करना कि कौन सा इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैं एक पामेरियन भेज रहा हूँ या कुछ और भी, और आपने क्या भेज दिया नहीं पता आपको। आपने उदबिलाव भेज दिया उसमें। वो तो सारे प्रोडक्ट में वैसा कंसर्न रहता ही है। नहीं, देयर इज लाइव इंडेंजर्ड, बहुत सारी चीजें, इसलिए कि बहुत सारे मेडिसिन लिविंग एनिमल्स के लिए, लिविंग एनिमल्स भी अलग है मेडिसिन, और उसके साथ साथ जो है वो अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, तो जो मेनका गांधी का NGO है उसकी साइट और उस पर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप जरूर डाउनलोड करके रखें। गुड इवनिंग सर। वन मोर क्वेश्चन सर, वो एडमिन करने के बाद तीसरे को लाने के बाद हम दूसरे को हटा दे सकते हैं? वो एग्री होगा तो हटा दीजिए। वो एग्री है? हाँ, तो एग्री तो हटा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। अभी दिक्कत ये हो रहा है कि अगर अभी हटाते हैं तो फॉर्म डिसॉल्व कर जाएगा। नहीं, डिसॉल्व होगा ना, तीसरे को लाइए तब तो दूसरा हटेगा ना। पार्टनरशिप का मतलब मिनिमम 2 चाहिए ना। राजू सर नमस्कार। नमस्कार, सुनील बोल रहे थे सर, मेरा स्टार्टअप है होम टू रीड। एक चीज चाह रहे थे, जानकारी लेना चाह रहे थे कि अगर स्टार्टअप में हमने पार्टनरशिप फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है जी, और फ्यूचर में उसको हम प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है। और दूसरा चीज चाह रहे थे कि अगर हम लोग छोटे स्टार्टअप हैं और अगर इस तरह का एक इकोसिस्टम मिले हम लोगों को कि जितने भी लीगल चीजें हैं खुद करें, एक इसके लिए आपका क्या गाइडलाइन है? क्योंकि देखिए हम लोग बहुत एफर्ट नहीं कर सकते हैं लीगल पर, और हम लोग को भी जानकारी जरूरी होती है कि हर चीज को जाने, चाहे वो
फाइलिंग करना हो, चाहे जीएसटी हो, तो एक ऐसा एक सिस्टम हम लोग के साथ बन जाता है, तो हम लोग खुद का पूरा कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स वगैरह अगर इससे रिलेटेड हैं और तो कुछ गाइडलाइन है तो फिर हम लोग मैं समझ चाहेंगे। गया। मैं इसमें मैं इनसे शैलेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव जी से, कि आप इम्पैनल कर लें कुछ लोगों को यहाँ पर, जो कि आपको एक, हाँ, जो कि स्पेशली थोड़े से लो कॉस्ट में आपको। इनके जो वेबसाइट है उस पर इम्पैनल सीए हैं, तो उनका केवल तरीका है खाली कम को रिफ्लेक्ट करके पैसे वही लेते हैं। नहीं प्लीज, हाँ। नहीं कोई नहीं, ठीक है। मतलब वो 4800-4500 रुपए दिखाएंगे। सर वो बहुत केवल सारी चार्जेस लिखते हैं, पेमेंट पर है वो डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीजें होती हैं ना, कि वो यहाँ को मार्केट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कि यहाँ से मुझे मैं कुछ क्लाइंट पहले निकाल के ले जाऊं, ठीक है। इसलिए कि अगर सीए का भी अपॉइंटमेंट अगर आप करते हैं, सॉरी कोई है नहीं ना, होगा तो फिर ठीक है। सीए का भी अपॉइंटमेंट करते हैं तो मिनिमम 5 साल के लिए करते हैं अपने बैलेंस शीट पर आप अपॉइंटमेंट, जो कंपनी जेक का प्रोविजन है। तो वो कम से कम माइंड मेकअप कर लेता है कि अब एक बार आ गए तो 5 साल तो फिर किसी तरह से मैं 5 years का पहले चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअल जो प्रोविजन है वो 5 साल के लिए हो जाता है। इस मेथड को आपको हम लोग मरीन में DIY मॉडल पे डाल सकते हैं, डू इट योरसेल्फ मॉडल पे डाल सकते हैं इसको, पूरा का पूरा लीगल चीज। नहीं सर, उसमें डू इट योरसेल्फ मॉडल पर तो बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जहाँ की उनके सिग्नेचर की जरूरत होती है आपको। हाँ, ये चीज तो है सर। हाँ, बिकॉज वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पुलिस पर्सन है वो। मार्केट में मिल जाएगा सर, वैसे सिग्नेचर करने वाले मिल जाते हैं। सही। तो शायद मेरे ख्याल से मतलब जिस तरह से वाइजली आप बात कर रहे हैं, तो शायद सारे सीएस भी आपको भाप लेते होंगे। सर तो मीटिंग निकल रहे हैं। कोई नहीं तो और सर ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर 2-3 क्वेश्चन आएगा। आप कर लेना, कर ले। सबसे ज्यादा सर क्वेश्चन लीगल से ही होता है आदमी। सर जैसे कि हम लोग डिलीवरी चार्जेस जो होता है, तो वो कहते हैं पेमेंट मतलब पेट्स का जो भी कॉस्ट रहता है वो हम रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है जब ऑफिसर पहुंचेगा तो वही लिया जाएगा, बाकी हम डिलीवरी चार्जेस पहले लेना चाहे तो वो मिल सकता है। मैं समझ रहा हूं। हम लोग का ये वही है क्वेश्चन कि वो तो पेमेंट गेटवे दे नहीं रहा है एनिमल को लेकर। इनका कहना है कि एनिमल का चार्ज नहीं ले, डिलीवरी का चार्ज ये हो सकता है। तो सर पेमेंट गेटवे इसको बाइफरकेट नहीं करता ना, तो उस पेमेंट गेटवे में जो पैसा आ रहा है किसी से आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए कि पेमेंट गेटवे में ओरिजिन नहीं रहता लिखने का। अब मर्चेंडाइज क्यों नहीं ऐड करता? मर्चेंडाइज अब मुझे ऑर्डर आता है गवर्नमेंट को पता चलती है मोमोज का, और किसी को फ्रेंच फ्राइज खाना है तो डब्बे में पैक करके दे देते हैं। उसको क्या पता क्या है? ये मैम ने जो बताया वो बाईपास बताया। मैं वही कह रही हूँ, हमें मोमोज का ऑर्डर आता है, कस्टमर कॉल करके कहता है फ्रेंच फ्राइज है, डब्बा पैक करके दे देते हैं। कौन सा दिख रहा है क्या है? सब पैसा। सर एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। जो शुरुआत आपने शुरू किया था कि आईपीसी सीआरपीसी तो उसको एक केस स्टडी से सब जोड़ते हैं। जैसे अभी दिल्ली में जो ये सारे जो नेता हैं आपके, जो मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने जिनको जेल किया हुआ है, ये आईपीसी सीआरपीसी पीएमएल तीनों उन पे लागू है। और उसमें आपने कहा कि इसमें तो आदमी पहले ही बंद हो जाता है। अब वो अपने मैं आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं कि वो फिर अपने आप को बाहर आके प्रूव कैसे कर पाना। सर तो गलती करने के पहले सोचना था। तो इसमें जैसे एडवांस में ठीक है, वकीलों के पैसे बचाओगे तो ये होगा। आप एडवाइजरी पहले ले लो ना, जो करने जा रहे हो। टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, क्यूरेटिव आप कोर्ट पहुंच के ही होता है लॉ में। सर एक हम स्टार्टअप्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हम लोग मतलब लीगल्स का कुछ भी मैटर आता है तो नॉर्मली हमें नोटिस देना होता है, लेकिन हम लोग देते नहीं है। कभी देने का ट्राई भी करते हैं तो एडवोकेट से चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ वैसा आ जाए कि हमारा ईयरली प्लान होता है, या फिर एक सारे स्टार्टअप है हम लोग, तो कुछ वो तो बना ही रहे हैं, तो मुझसे बोले हैं धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है।
वो यहाँ पे जैसे वो बोले ना सोनी सर कि वो पैनल बन रहा है सीए का भी ऑडिटर्स नहीं तो पैनल बना हुआ है लेकिन वो सर्विसेज उस तरह का कुछ तो नहीं है। एक्चुअली वो कहीं ना कहीं से होगा ना कि वो आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर आपको खुद से करना नहीं, एक्चुअली है क्या कि सपोज कि कोई भी सारे लोग अलग अलग स्टार्टअप अलग अलग फील्ड में है, मैं उसका मास्टर नहीं हूँ, मुझे लीगल आता है, तो अगर मैं चाहूँ भी कोई जो प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसको मैं जज नहीं कर सकता। तो वो एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है कि आप किसके पास जा रहे हैं, किसके पास नहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं एक सजेशन दूंगा जरूर, ठीक है, कि आप अपने बजट में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तो आपके पास क्वालिटी पीपल मिलेंगे आपको। इसलिए कि होता क्या मार्केट में कि काम सबको चाहिए होता है, वो देखता है कि यार अभी सस्ता में कर लो, बाद में एक में पकड़ में आ जाएगा तो फिर मैं टाइट कर लूंगा अभी के लिए। तो वो अप्रोच जो है ना, पहले ही आप थोड़ा सा हाथ खुला करके थोड़ा सा जाएंगे ना, और ज्यादा नहीं 10-20% आपको बजट बढ़ाने की जरूरत होती है। तो अगर आप 10 का 15 कर दोगे ना, आपको बहुत अच्छे क्वालिटी लोग मिल जाएंगे। लेकिन 10 का 7.5 करोगे ना, तो फिर वो कंपाउंडरी ऑपरेशन करेगा। वही वो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। वही बोला कहानी मुझे। सर एक चीज क्या होता है कि जो हम ईयरली फाइलिंग करते हैं, तो सीए जो है सर वो सोए रहते हैं, लास्ट टाइम पे वो फाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपना देख रहा था, उनका जो माइन्यूटली स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि हमारा जो सैलरी है जो हमने दिया है वो काफी कम वैल्यूज उन्होंने दिखा है, जबकि हमारे अकाउंट पे हम लोग जब भी ट्रांसफर करते हैं तो सैलरी वगैरह सब लिख करके करते हैं। ये तो डिस्कस कर सकते हैं सी से। नहीं तो इसमें क्या एक बार जब फाइल होने के बाद का मैटर है, एक्चुअली मैं तो क्या ये उसमें करेक्शन का एक्चुअली प्रोविजन है? मैं इसमें एक सजेशन आपको दूंगा, ठीक है, कि आप एक जब सीए रखते हैं ना, तो एक डिफरेंट सीएस रखिए, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कंपनी सेक्रेटरी डिफरेंट रखिए, अदर देन दैट पर्सन। वो आपको जो होता है ना, वो क्रॉस ऑडिट हो जाएगा, वो आपकी चीजों का कंप्लायंसेस का, ठीक है। दोनों एक दूसरे को हाँ, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट मतलब लड़ाने की बात नहीं है, बट आपको अंदाजा एज प्रमोटर आपको अंदाजा चलेगा, ठीक है। दूसरा कि बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो हर आदमी की अलग अलग ग्रूमिंग होती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ग्रूमिंग होती है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से होती है, कंपनी सेक्रेटरी की ग्रूमिंग होती है लॉ एंड एडवाइजरी बोर्ड के व्यू से होती है उनकी ग्रूमिंग। हाँ राइट। तो वहां अगर आप करेंगे ना, तो कि महीने में मेरे को एक MIS चाहिए, अगर साल का 5,000 या 10,000 रुपए के लिए आपने एक फॉर्म हायर कर लिया, तो बोलेंगे कि मेरे को मिनट्स बना दो, एक दिन में बैठूंगा आपके साथ, मेरे को पूरे महीने कंप्लायंस का MIS चाहिए। वो आपको बता देंगे कि इनकम टैक्स, PF एक्ट, कंपनीज एक्ट, वो बता देंगे कि इसमें ये ड्यू डेट था, यहाँ तक आपकी कंप्लायंस हो गई है। रीजन बता देंगे आपको, एक पेज की आपकी रिपोर्ट MIS आ जाएगी, आप निश्चिंत हो जाओगे। हर महीने की अगर 12 MIS रिपोर्ट आ गई आपके पास, ठीक है। हाँ, तो महीने का आपको महीने का कितना पड़ा, 5,000, मतलब महीने का 1,000-2,000 रुपए का इसको कर सकते हैं क्वार्टरली भी कर सकते हैं सर। ये आपके जितना जल्दी पकड़ में आएगा ना, क्वार्टरली पकड़ में आएगा, वो 3 महीने के बाद आपका पकड़ में आएगा, ठीक है। सर LLP एक कंपनी है जिसमें KYC नहीं करने के कारण उसमें उसके डीन जो है कुछ डीएक्टिवेट हो गए। हाँ ठीक है। तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए केवल KYC कर लेने से हो जाएगा या और कुछ करना पड़ता है? KYC करना पड़ेगा। उस कंपनी के लिए क्या करना होगा सर? किस कंपनी? डीन जो LLP कंपनी है उसका भी कुछ नहीं किया गया। अरे तो सबसे पहले तो आप अपना जो डीपिन है उसको एक्टिवेट करेंगे ना, उसके बाद फिर उसकी कहानी आएगी ना, उसका जो फाइलिंग होगी वो पेनल्टी जोड़ के उसकी फाइलिंग होगी। सर लेकिन कोई शेयर होल्डिंग कंपनी है, OPC कंपनी है, शेयर 10,000 का शेयर होल्डिंग कंपनी है, और ITR रिटर्न नहीं हुआ है उसका, और हर साल डीन उसको DSC KYC करवाता है लेकिन मिस कर रहा है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा वो कि भाई क्यों नहीं रिटर्न भर रहे, तो वो एक्सक्यूज देना कि शेयर होल्डिंग जो 1 लाख रुपया है आपने डाला नहीं है, इसलिए हमें ITR रिटर्न नहीं भर रहे आपका। ये तो वो तो आप तो करना पड़ेगा, पहली बात ये। हाँ, आखिर उसको कैपिटल डालना पड़ेगा ना। नहीं तो मैं उनको भी पता, ये अपना मेरा जो अपना सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट से मैंने उनको डिटेल भेज दिया। अब वो अब क्या उन्होंने बोला क्या कि आपका करंट अकाउंट नहीं खुला है। हमने उस समय मेरे पास करंट अकाउंट ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ना, फर्क नहीं पड़ता है। नहीं बिल्कुल, कंपनी में आया ना पैसा।
अगर हम इन फ्यूचर पेट्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करते तो उससे रिलेटेड क्या रूल एंड रेगुलेशन है इंडिया में, क्या कि यूएस में तो प्रोवाइड कर रहा है लोग। यहाँ भी है इंश्योरेंस में प्रोविजंस हैं, जितने भी कैटल हैं और पेट्स हैं। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि उसका जो इंश्योरेंस के बाद वाली जो कहानी होगी ना, इंश्योरेंस करने के पहले जो एजेंट आएगा ना कि इसके हेल्थ को कैसे डिटरमाइन करें। अब आप बोलोगे कि जो मेरा बुलडॉग है वो 5 लाख रुपए का है, इंश्योरेंस वाला बोलेगा 25,000 का है। नहीं 50% है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, उसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? इंश्योरेंस तो करने जाओगे आप, इसी वैल्यू पर इंश्योरेंस होगा ना कि कल को ये मर गया, ठीक है, तो वो इंश्योर कैसे करेगा? मैकेनिज्म आपका वो बोला कि आपके नेग्लिजेंस से मरा है, तो उसके लिए प्रॉपर वेट का मैकेनिज्म चाहिए। तो अगर आप अर्ली स्टार्टअप हैं तो आपको ये सारी चीजें, हाँ मतलब छत पर चढ़ना है, स्टार्टअप है तो आपको खुद से सीढ़ी भी बनानी पड़ेगी चढ़ने के लिए, और चढ़ना भी खुद ही पड़ेगा। सर INC 20 है, इसका ये कॉन्फ्रेंस नहीं देने पर क्या इसका पेनल्टी कितना हो जाता है? किसका? INC 20A। अब ये अभी सर है 5,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, अगर अब वो मुझे सर्वर- मुझे ये नहीं है। आप बैंक अकाउंट डिटेल हाँ। अपडेट करना होता है। आप नहीं ये करेंगे 5,000 नहीं है उसका। 5,000 है मैम। हाँ आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब 6 महीने के बाद करते हैं तो 5,000। ठीक है, तो वो उसका अब एक्चुअली वो कैलकुलेशन में से पूछेंगे तो अभी मैं थोड़ा सा मेरी जानकारी में है सर। हाँ ठीक है। इसको चेक करिए ना, कैमलिस्ट कैप है। और सो CAM एनी क्वेश्चन फर्दर? सर एक मेरा केस है, ये शैलेंद्र जी मेरे को मत बोलना। सर फिर मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा नहीं आप करो ना। हाँ, करो, हम उनको दिक्कत कभी क्या हुआ Condition झारखंड में नंबर भी शेयर कर दिए। आप नोट ही कर लो ना, हाँ। या आप मेल कर दो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स थे, हाँ व्हाट्सएप पर मैं ये चैट ग्रुप पे डाल दो। और 999094 कैमलिस्ट CAM 094 094 6161 ये डेली नंबर है, 0 लगा देना आप, 0 है +91। ईमेल आईडी भी दे दो। 999 ईमेल आईडी जी 2 ईमेल आईडी है, सुधांशु KS SUDHANSHU, सुधांशु KS कुमार सिंह का KS@gmail.com। दूसरा भी आप एक डाल दीजिए, सुधांशु KS @lexatharva.com। लेक्स LEX अथर्व ATHARV, VA नहीं, अथर्व ATHARV .com ट्रिपल 90 सर व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। ATHARV ना सर? हाँ लेक्स फॉरवर्ड सर आपका अपना वेबसाइट है। वेबसाइट अभी है नहीं, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली लेक्स अथर्व पर हो सकता है कि अभी वो मेल ज्यादा ये होता है तो जीमेल वाले पर रिसीव हो जाएगा। सर मेरा केस क्या था कि एक पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड है, नाम पूरा नहीं लेना चाहता। ठीक है, नहीं नहीं प्लीज, हाँ नहीं आप ABC लिमिटेड तो बोलो ना। हाँ तो मेरे साथ कुछ लोग गए थे वहां पे, मेरे को वहां से कुछ मटेरियल लेना था, तो गए वहां पे डील करके हम लेकर के आ गए, राइट। अभी क्या हुआ, हमारा ट्रांजेक्शन्स वगैरह सब साथ स्टार्ट हो गया उनसे। अब जो हमारे साथ वाले जो लोग थे वहां पे, अब वो वापस गए वहां पे और उन्होंने हमारे क्रेडिट पे 10 लाख का मटेरियल ले लिया और उसका GST बिलिंग हमारे पे हो गया। जब हमारे पास इनपुट आया तो मैंने उनको जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये तो आपके ही आदमी थे, तो मुझे लगा कि आपने ही बोला होगा, आपके साथ आए हुए थे, तो ट्रस्ट पे उन्होंने दे दिया। तो अभी थोड़ा सा वो लीगल्स का ये बोल रहे हैं, तो क्या उनका जो लेकिन GST सबसे बड़ी बात है कि GST इनपुट तो एक बात हुई, ठीक है, उसका पेमेंट भी तो आया होगा ना। पेमेंट नहीं आया सर, ये तो दिक्कत अच्छा है। इनवॉल्व पेमेंट उनको जाना हाँ, था, वही तो इश्यूज है, वही इशू है। तो अभी जो है अगर उनका हम रिवर्स बिलिंग कर दें तो क्या वो, क्योंकि वही एक प्रूफ है, बाकी तो कुछ है नहीं, हमने तो उसका ट्रांसफर किया है। दूसरा कोई और बचता भी नहीं आपके पास। जी जी, तो मैंने उनको बोला तो वो बोले कि नहीं रिवर्स का कैसे कीजिएगा मेरे को, तो दूसरा कोई उपाय भी नहीं, कैसे करेंगे? जी जी।
उसमें फिर तो आप उनसे परचेज करें, और नहीं उनसे तो परचेज किया हुआ है ना, तो आप फिर किसी चीज को सेल करें उनको जो कि क्वालिफाई करता है उस इनपुट के लिए, इनपुट क्रेडिट के लिए। इसलिए दूसरा फिर दाएं बाएं कुछ नहीं बड़ा है। है तो उसके लिए 10-20 बट ऐसा किया क्यों उन्होंने? सर वो एक्चुअली मेरे साथ जो लोग गए थे और उन्होंने समझा कि यही मैंने भेजा होगा उनको, लेकिन उनकी गलती हो गई। एक बार वो किसी से, हम 2 डायरेक्टर हैं, किसी से उन्होंने कंफर्मेशन नहीं लिया। कंफर्मेशन तो लिया जाता है। हाँ, नहीं लिया उन्होंने। और मैंने बोला उनको, मैंने ये और पॉइंट भी- दिया कि मेरे से आपने कंफर्मेशन तो और लिया भी नहीं। प्रोफार्मा इनवॉइस या इस तरह से जो लेटर हम मांगते हैं तो हाँ, कंफर्मेशन purchase order मांगते वगैरह, हैं। वो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है सर। हाँ, तो वो तो गलती उनकी है ना, गलती नहीं है, देयर इज कंस्पिरेसी। वो गलती नहीं है, वो कंस्पिरेसी है। आज के जीएसटी रिजिम में कोई इतनी गलती कैसे कर सकता है? हाँ हाँ। कोई नहीं करता। तो एक बार सर वो जीएसटी का लेकर के मेरे को ज्यादा ये कर रहे थे कि ये आपसे गया हुआ है इनपुट, तो हम लोग केस कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि रितेश और कुछ है? नहीं सर, ओके, हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा काम हो तो नहीं नहीं प्लीज। एक बात बताइए, जो जीएसटी इनपुट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो इनवॉइस रेज किया आपकी कंपनी के नाम पे किया? हाँ हाँ हाँ, आपकी कंपनी के नाम हाँ, तो पे GST करी पेमेंट तो- आपकी कंपनी में नहीं आया? नहीं है पेमेंट हमने दिया नहीं उनको, हमने Actually- वहां से कुछ, हाँ, रॉ एक्चुअली ये परचेजर है ना, परचेजर, ये परचेजर है। रॉ मटेरियल को ले चुके हैं वही से। हाँ लेके वो चले वो गए। कोई हमारे साथ जो के जो लोग थे, हाँ। उन्होंने उसको लेकर कंज्यूम कर लिया। वो पेमेंट कैसे उन्होंने दिया उनको? पेमेंट दिया नहीं ना, अभी वो तक हमारे पूरा पेंडिंग है। नहीं, उसको भी पेमेंट नहीं मिला है। कुछ कैश चल रहा होगा उसमें, कैश ट्रांजेक्शन चल रहा होगा उनका। आप वो पैसे ये सब जगह होता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस है। हाँ, यहाँ पे experience ज्यादा सबको है, लग रहा है कि बिहार में ज्यादा हो ज्यादा रहा है बिहार में। कि नहीं 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 नहीं, ये हर जगह का